चलो जी आ जाओ, अभी अपन शुरू करते हैं अपना आगे का सेशन। कैपिटल गेन सेक्शन 45 to 55A। इस चैप्टर को हमने 3 फेज में डिवाइड किया। पहला पड़ाव जहां पर हम ये पता लगाते हैं कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल, ये हमने पता लगाया। जब हमें पता पड़ गया, दिस इज फर्स्ट फेज, जब हमें पता पड़ गया ओ कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी सर, कैसे होगी, कैसे होगी सर, कैपिटल असेट्स है, कैपिटल असेट्स है प्लस उसका ट्रांसफर है। कैपिटल असेट्स को हमने 214 में देख लिया, ट्रांसफर को हमने 247 में देख लिया। ट्रांसफर के साथ में हमने स्पेसिफिक प्रोविजन भी कवर कर लिए, ठीक है ना। यस, गुड मॉर्निंग आदित्य। भाई साहब ब्लैंकेट छोड़ के उठो, कमाल करते हो, मेरे को तो तुमने उठा दिया। बोले सर आप तो उठो, हम नहीं उठेंगे, ऐसा थोड़ी होता है यार। उठो उठो भैया, सुबह हो गई मामू। चलो जी आ जाओ। तो यहां पर पहला फेज हमने कंप्लीट कर लिया है कि सर कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। पहला तो हो गया कैपिटल एसेट्स और दूसरा हो गया ट्रांसफर। ट्रांसफर के साथ में हमने स्पेसिफिक प्रोविजंस भी यहां पर देख लिए हैं, ठीक है ना। चलो दूसरा फेज आता है जब हमें पता पड़ गया है कि यस कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो रही है। तो दूसरा फेज आता है सर कंप्यूटेशन, किस तरीके से कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा। और जब हमने कैपिटल गेन कंप्यूट कर लिया तो तीसरा फेज जो होता है वो बोलता है कि सर कोई जुगाड़ बता दो, है ना। लीगल, इलीगल जुगाड़ नहीं, लीगल जुगाड़, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 की सीरीज, ठीक है ना। 54 कहीं 54B 54EC वो सारा मैं बताऊंगा। राहुल, अच्छा यहां तो सब 6 बजे ही उठा देते हैं, ओके। ठंड का इंपैक्ट आ गया यार भाई। चलो जी, तो अभी हमने यहां पर देख लिया है ये 3 चीजें हैं, बस ये 3 फेज है। पहला फेज आप कंप्लीट कर चुके हो, कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। सिंपल है सर, कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, चाहे पैसा मिला हो या नहीं मिला हो। कैपिटल एसेट्स क्या है वो आपने देख लिया है, ट्रांसफर क्या है वो आपने देख लिया है, ट्रांसफर के साथ में हर स्पेसिफिक प्रोविजन को आपने देख लिया है, करेक्ट। अब हमने यहां पर शुरू किया था कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, यह आता है सेक्शन 448 के अंदर, यह आता है सेक्शन 48 के अंदर। किस तरीके से कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा, बहुत आसान है सर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट विल बी नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और उसमें से हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो हमने 2 चीजें कल हमने कंप्लीट करी थी, कल हमने नहीं 2 नहीं, एक ही कंप्लीट किया था कल हमने कंप्लीट किया था दिस फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो सर हम शुरू करें उसके पहले कोई बताएगा ये क्या होता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। मेरी आवाज बराबर आ रही है क्या, थोड़ा धीरे बोलूंगा तो चलेगा ना। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, हाँ जी बताओ ये क्या होता है सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है बताइए, बताओ। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होता है। अब आप कैपिटल गेन कंप्यूट कर रहे हो साहब, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भैया, सिंपल सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट, भैया ये आ गया आपका कैपिटल गेन। बस अब सेल्स प्राइस को टेक्निकल शब्दों में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोल दिया गया है और परचेज प्राइस को उन्होंने टेक्निकल शब्दों में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोल दिया, बस और क्या है।
यस, बताओ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब क्या? जो हमें मिला है ऑन सेल। वेरी गुड। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मैंने 3 पॉइंट्स बताए थे, तीनों पॉइंट बताओ। यस, सेल प्राइस। अगर आपने कैश और बैंक, मतलब आपने मान लो एसेट्स बेची, आपको 10 लाख रुपए मिले, तो जितने में आपने एसेट्स बेची है ना, सेल प्राइस। सिंपल है, सेल प्राइस कितने में आपने एसेट्स बेची। अगर आपको बैंक मिला है, कैश या बैंक अगर आपको रिसीव्ड होता है, राइट, तो कितने में आपने एसेट्स बेची, दैट इज योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर अगर आपने एक्सचेंज किया है, अगर आपने एक्सचेंज किया है, तो सर जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है, एफएमवी और एसडीवी ऑफ रिसीविंग असेट्स, जो असेट्स आपको रिसीव हो रही है उसका एफएमवी और उसका एसडीवी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लिया जाएगा। और सर कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, कंसिडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल, राइट। यस, हमारे आदित्य बोलते हैं सर इसको, आदित्य किसको बोलते हैं? अपने राहुल को। अरे वो लाल चुनरिया वाली से शादी करवा दे भाई, मैं तेरे को ये एसेट्स दे दूंगा। भैया वो एसेट्स ट्रांसफर कर रहा है, उसका कंसीडरेशन क्या है? लाल चुनरिया वाली से शादी, कंसीडरेशन नॉट डिटर्मिनेबल। तो उस केस में जो असेट्स आप ट्रांसफर कर रहे हो, एफएमवी और एसडीवी ऑफ ट्रांसफर्ड असेट्स, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो गया। अरे भाई तुम्हें पता लोग जुगाड़ कर रहे थे, हाँ, सेल प्राइस कम दिखाने का जुगाड़। अरे क्या था रे जुगाड़, और क्या रेस्ट्रिक्शन लगाया, कौन बताएगा? रेस्ट्रिक्शन ऑन जुगाड़, रेस्ट्रिक्शन ऑन जुगाड़। 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। बताओ भैया क्या रेस्ट्रिक्शन थी? बता भाई क्या देगा? आदित्य बोलो बोलो क्या देगा भैया? फिर राहुल आता है अपने गांव से इधर आपके जुगाड़ के लिए। हाँ जी, ये समझ आ गया। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, वेरी गुड। 2 सेक्शन बोलो भैया, भैया सेक्शन बोलो, सेक्शन। 2 रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए गए, कौन कौन से? यार क्या है? ना 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 ना, सेक्शन 50C और 50CA, सेक्शन 50C और सेक्शन 50CA। 50C related to stamp duty value और 50CA FMV of shares, ठीक है। ये तो था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, और ये शेयर्स पे, अनकोटेड, अनकोटेड, ठीक है, समझ आ रहा है? हाँ चलो 50C क्या बोलता है? 50C क्या बोलता है? 50C क्या बोलता है? अगर आप कोई भी असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम प्राइस पर, ठीक है, तो यहां पर अपने लिए क्या हो गया है? अगर सेलिंग प्राइस का 110% कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपका एसडीवी ले लिया जाएगा। अदरवाइज फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जो होगा वो सेल प्राइस ले लिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कल कि यार मेरा अग्रीमेंट भी हुआ है और रजिस्ट्री भी हुई है। अग्रीमेंट हुआ मान लो साल भर पहले और रजिस्ट्री हुई है साल भर बाद में, तो बताओ किस दिन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मुझे कंसीडर करनी है? बोलो। यस, स्टैम्प ड्यूटी। आदित्य वेरी गुड। बताओ मेरा अग्रीमेंट भी हुआ है और मेरी रजिस्ट्री भी हुई है, बताओ भैया बताओ। अरे भैया अग्रीमेंट कराने चले गया तो मैं बोलूंगा यार अग्रीमेंट के दिन तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 40 लाख थी, रजिस्ट्री कराने गया तब वैल्यू हो गई 50 लाख रुपए। ओ भैया 50 लाख स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कंसीडर की जाएगी या 40 लाख रुपए? बताओ।
इफ एनी टोकन मनी इज पेड देन अग्रीमेंट वाला, टोकन मनी मैंने पे कर दिया, मैंने भैया को बोला ले भैया 5 लाख रुपए कैश देता हूं, अग्रीमेंट वाले दिन मैंने उसे टोकन मनी दे दिया, ले भैया 5 लाख रुपए देता हूं, बताओ अब बताओ क्या होगा। अग्रीमेंट वाले दिन जो एसडीवी थी वो 40 लाख रुपए थी और जिस दिन मैंने रजिस्ट्री कराई उस दिन 50 लाख रुपए थी। राघव ने बोला सर टोकन मनी दे दो, मैंने टोकन मनी दे दी 5 लाख रुपए कैश में, बताओ क्या होगा। वेरी गुड जूही, आपका जो पेमेंट होना चाहिए इट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड पेमेंट मेथड। अगर सॉरी, अगर आपने अग्रीमेंट वाले दिन कुछ ना कुछ अमाउंट प्रिस्क्राइब पेमेंट मेथड से पे कर दिया है तो यस अग्रीमेंट डेट वाली एसडीवी कंसीडर की जाएगी, अदरवाइज रजिस्ट्री डेट वाली एसडीवी कंसीडर की जाएगी। सिंपल है, कोई खास बात है नहीं। चलो जी, इसके आगे क्या था आपको पता है? राहुल असेसिंग ऑफिसर से भिड़ गया, बोले नहीं सर तुम्हारी स्टैंप ड्यूटी, अरे क्या हुआ, राहुल असेसमेंट ऑफिसर से बिल भिड़ गया, बोले तुम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू बता रहे हो 50 लाख रुपए, मेरी सेलिंग प्राइस तो 25 लाख रुपए ही है मतलब है, मैं कोई चोर दिखता हूं क्या? है मेरे यहाँ पे माथे पे लिखा हुआ है क्या? वो एक अलग बात है, मेरे हाव भाव वैसे ही है लेकिन हूं नहीं मैं, है ना राहुल? बताओ क्या कुछ ऑप्शन है राहुल के पास? सॉरी बताओ जी, इज देयर एनी ऑप्शन? राहुल के पास कुछ ऑप्शन है? राहुल बोलता है सर सेलिंग प्राइस 25 लाख रुपया और स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 40-50 लाख रुपए, मैं नहीं दे रहा सर, मैं नहीं दे रहा इतना, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नहीं मानी जाएगी, मेरे को जेब में 25 लाख रुपए मिले। बताओ राहुल के पास क्या ऑप्शन है? यस, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जा सकता है। वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मामला जाएगा, ठीक है ना? तो राहुल वहां रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट एओ को रिक्वेस्ट करेगा, माई बाप अरे मेरा मामला वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर कर दो ना माई बाप, ठीक है ना? वैल्यूएशन ऑफिसर आप हायर नहीं करोगे, एक चीज ध्यान रखना, आप क्या करोगे? एओ को रिक्वेस्ट करोगे। एओ अगर मान लो आपकी रिक्वेस्ट से सेट हो गया, रिक्वेस्ट से कभी एओ सेट नहीं होते, इससे सेट होते, तो उससे सेट कर लेना आप। अगर वो आपका एओ सेट हो गया, अगर एओ मान गया तो वो आपका मामला रेफर कर सकता है वैल्यूएशन ऑफिसर को। भैया मनाना इसी को पड़ेगा आपको, ये चीज ध्यान रखना। रिक्वेस्ट टू एओ और एओ आपका मामला रेफर करेगा वैल्यूएशन ऑफिसर को। और अगर मामला वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाता है और वैल्यूएशन ऑफिसर जो वैल्यू बताता है अगर वो आपके लिए फेवरेबल है तो एक्सेप्ट, और अगर नॉट फेवरेबल तो इग्नोर, तो आप उसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं करोगे। बोले भैया ले कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, तू 50 लाख पे ले ले, परेशान मत कर। यहां वैल्यूएशन ऑफिसर के पास मामला रेफर किया, वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता नहीं नहीं यार 30 लाख रुपए होनी चाहिए, वास्तव में ये प्रॉपर्टी बिकी नहीं रही है, 30 लाख ही होनी चाहिए इसका एफएमवी, राइट? तो उस केस में ये आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यहां पे क्या लिया जा रहा था? 50 लाख रुपए, लेकिन इसने वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जब आपका मामला गया तो आपकी स्टैंप ड्यूटी क्या हो जाएगी? अब अगर वो आपकी फेवरेबल है तो 30 लाख फेवरेबल है, यस फेवरेबल है, तो नाउ एसडीवी विल बी द 30 लाख रुपीज। बट ये बोलता है नहीं नहीं यार 70 लाख की प्रॉपर्टी है, 70 लाख की प्रॉपर्टी, तो इट इज नॉट फेवरेबल, इग्नोर, देखो ही मत। समझ आया? हाँ यस यस करेक्ट जूही, करेक्ट, ठीक है। चलो अब यहां पर देखो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेलिंग प्राइस, तो यहां देखो सेलिंग प्राइस का 110% क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है? ये देखो 25 का 110%, अगर मान लो 30 वो बोलता है सॉरी 25 का 110% ये आता है आपका 27.5। यस, इससे आपका एसडीवी ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस के 110% से एसडीवी आपका ज्यादा है तो एसडीवी विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? चलो जी आगे चलते हैं। अरे ये 50 सीए क्या था रे? 50 सीए क्या था? वेरी गुड, तुमने एकदम परफेक्ट आंसर दिया सभी का। बोलो भाई 50 सीए क्या था?
फिर तुम्हें लेके चलता हूं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में, राइट। हाँ जी, 50 CA क्या था? 50 CA है, 50 CA पास हो गए सर, 50 CA। यस यस यस, 50 CA भूल गए। 50 CA भूल गए क्या? 50 CA में क्या था? FMV ऑफ शेयर्स विल बी कंसीडर्ड, वेरी गुड। ना 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 जूही, ना 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 ना, जो आप लिख रहे हो दैट इज नॉट करेक्ट। यहां पर क्या लिखना है? अगर मान लो अनकोटेड शेयर्स है और अगर आप उसे सेल करते हो, सेलिंग प्राइस लेस देन FMV, सेलिंग प्राइस FMV से कम है, तो FMV विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, दैट्स इट, सिंपल। अगर सेलिंग प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस है 50 रुपया, FMV है 150 रुपया, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माना जाएगा 150 रुपया। सेलिंग प्राइस है 250 रुपया और FMV 150 रुपया, तो सेलिंग प्राइस माना जाएगा 250 रुपया, सिंपल है। इन्होंने एक ही चीज बोली है, 50 CA का रेस्ट्रिक्शन तब लगेगा जब सेलिंग प्राइस इज लेस देन FMV फॉर अनकोटेड शेयर्स, फॉर अनकोटेड शेयर्स। अनकोटेड शेयर मतलब क्या, कौन बताएगा मुझे? सर जो कोटेड नहीं है, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो सर कोटेड मतलब क्या, तो बताओ कोटेड मतलब क्या? कोटेड मतलब क्या? सिंपल, कोटेड मतलब जो लिस्टेड है, जो रेगुलर ट्रेड हो रहे हैं और जिसकी प्राइस मार्केट से डिटरमाइंड हो रही है, सिंपल, बस दैट इज कोटेड। आई होप दिस इज क्लियर। चलो जी, अब आपका ये पूरा मामला कंप्लीट हो चुका है। मुझे बताओ, सेल जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, नाउ दिस इज इन सीक्वेंस, कोई याद करने का मामला ही नहीं है, ठीक है ना? समझ गया, करेक्ट 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 जूही, करेक्ट। बट जब लिखो ना, मैं ये पॉइंट इसलिए बोलता हूं जैसे आपने लिखा, यही एग्जाम में लिखने में आता है अपने को, तो वहां पर भी हमने को क्लियर होना पड़ेगा। इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन द FMV, देन FMV विल बी कंसीडर्ड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सॉरी, चलो जी, अब आगे चलते हैं। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कंप्लीट होने के बाद तो खत्म है चैप्टर, कुछ नहीं है, फिर तो एक दिन का चैप्टर है बस। आज अपने को ये कोशिश करनी है कि आज अपन इसे कंप्लीट कर पाए। सॉरी, अब आ जाते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, चलो बताओ क्या होगा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब? यस, वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड। बताओ जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या, बताओ यार। गरम वो बनानी पड़ेगी उकाली, मेरे को बनवा ही लेते हैं। किचकिच दूर करो, विक्स की गोली लो, है ना? गिफ्ट का कराओगे आज? गिफ्ट गिफ्ट आएगा कल वाले सेशन में। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक पार्ट है गिफ्ट, उस वाले में आएगा। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के अंदर ही कवर होगा गिफ्ट। वेरी गुड। बहुत सिंपल है सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब सिंपल, देशी शब्दों में अगर बोला जाए तो परचेज प्राइस। देशी शब्दों में अगर बोला जाए तो परचेज प्राइस, जिस प्राइस पर आप असेट्स को खरीद रहे हो, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दैट इज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन।
ठीक है ना, जिस प्राइस पर, मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्या सिंपल हो गया, जिस प्राइस पर आप असेट्स को खरीद रहे हो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। बट यहां पर एक ध्यान रखने वाली बात आपको हमेशा है कि अगर आपने असेट्स एक्वायर करी है, असेट्स एक्वायर बिफोर 1/4/2001, अगर आपने असेट्स 1/4/2001 के पहले एक्वायर करी है तो यहां डिपार्टमेंट ने आपको बेनिफिट दिया है कि आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। क्या ये अपने लिए बेनिफिट है या नुकसान है, कौन बताएगा? मुझे बताओ कि आपकी परचेज प्राइस थी 10 लाख रुपए, ठीक है। अब आपने उस एसेट्स को एक्वायर किया मान लो 1/4/2001 के पहले, तो परचेज प्राइस आपकी हो गई 10 और एफएमवी मान लो थी 15 लाख रुपए, तो 15 लाख रुपए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी। ये आपका डिस्क्रिप्शन है, बताओ आप क्या मानना चाहोगे। आप यू आर दी एसएससी, मान लो आपका एक बिल्डिंग थी, आपकी एक बिल्डिंग थी, ठीक है। बिल्डिंग आपने खरीदी थी 10 लाख रुपए में, जिसकी एफएमवी है 15 लाख रुपए, और आपने इस एसेट्स को बेचा 25 लाख रुपए में। मुझे बताओ आप कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करना चाहोगे। अगर आपने एसेट्स खरीदी है 1/4/2001 के पहले, तो आपको डिपार्टमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ बेनिफिशियल है या नुकसान है आपके लिए? मुझे ये समझाओ, क्योंकि अपने को याद नहीं करना है, अपने को समझना है। मैं आपको 1% याद नहीं करवाना चाहता कोई भी चीज। बोलो भाई। आदित्य बोल रहा है सर लॉस है अपने लिए, अपने लॉस है क्या? हाँ यार मेरे को भी ये लग रहा है, साला नुकसान कर दिया अपने लिए। सब यही बोल रहे हैं, मतलब बेनिफिशियल नहीं है अपने लिए, करेक्ट है ना आदित्य? बेनिफिशियल नहीं है ना अपने लिए? बोलो 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 भैया। आदित्य ने 4 बार रिप्लाई कर दिया, लॉस 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 लॉस। राघव बोलता है सर बेनिफिट है। अच्छा आदित्य यार लॉस कैसे है? आदित्य समझाओ पहले मुझे। आयुषी भी बोल रही है बेनिफिट है सर। इंडेक्सेशन छोड़ दो अभी, आप तो इंडेक्सेशन मत देखो अभी, तो आप एक चीज समझो कि वेदर दिस इज बेनिफिशियल और नॉट फॉर अस। एसएससी ने डिपार्टमेंट क्या बोलता है, भैया देखो परचेज प्राइस, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस। अब अगर तुमने एसेट्स 1/4/2001 के पहले खरीदी है तो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी इच्छा, तुम कॉस्ट लेना चाहो कॉस्ट ले लो, तुम कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो लेना चाहो वो ले लो, तुम्हारी इच्छा, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारी इच्छा, ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ एसएससी। वेरी गुड जूही। आदित्य लॉस कैसे है भाई? हाँ जी बताओ बेनिफिशियल है क्या? यस दिस इज बेनिफिशियल। टैक्स ज्यादा कहां से आएगा यार, एफएमवी किया। देखो भाई आदित्य, आपका मकान कितने का था, सेलिंग प्राइस कितनी है, 25 लाख रुपया, ठीक है। मुझे बताओ अगर आप कॉस्ट आपकी परचेज प्राइस लेस करते हो 10 लाख रुपया, तो 15 लाख रुपया का कैपिटल गेन आएगा ना भाई। और यहां पर अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए कि आपने अगर 1/4/2001 के पहले मकान खरीदा है तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान ली जाएगी, तो 10 की जगह 15 मानी जाएगी, और जब 15 मानी जाएगी तो कैपिटल गेन 10 आएगा ना भाई, 5 लाख बेनिफिट मिलेगा ना। यस और नो, यस और नो आदित्य, ठीक है ना। तो उससे हमारा कैपिटल गेन रिड्यूस हो रहा है, सो दिस इज बेनिफिशियल फॉर अस। डिपार्टमेंट ने बोला तुम्हारी इच्छा, कॉस्ट लेना चाहो कॉस्ट ले लो, लेकिन अगर तुमने 1/4/2001 के पहले कोई एसेट्स खरीदी है तो वहां पर कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस। सर ये 2001 क्यों लिया? सर इंडेक्सेशन का टेबल आपने देखा होगा, वो 1/4/2001 से स्टार्ट हुआ है, उसके पहले इंडेक्सेशन का टेबल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि भैया तुम छोड़ो 1/4/2001 की एफएमवी कंसीडर कर लो, वहां से हम इंडेक्सेशन भी कर सकते हैं। उसके पहले कोई इंडेक्सेशन नहीं है तो वो इंडेक्सेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए उन्होंने 1/4/2001 की डेडलाइन कट ऑफ डेट डाल दी कि भैया 1/4/2001 के पहले अगर तुमने कोई एसेट्स खरीदी है तो वहां पर कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमने एफएमवी ले ली, एफएमवी ली है अगर, एफएमवी एज ऑन 1/4/2001, राइट। अब देखो आपकी परचेज प्राइस कितनी थी 10 लाख, एफएमवी कितनी थी 15 लाख, और आपने ले लिया एफएमवी ऑन 1/4/2001, राइट। आपने एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 कंसिडर कर ली है,
ठीक है, यहां पर ध्यान रखना एफएमबी मतलब आज 1/4/2001 के दिन उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, मतलब उसमें परचेज प्राइस, इंप्रूवमेंट सभी कंसीडर्ड हो चुके हैं। मतलब 1/4/2001 के पहले अगर कोई इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ है तो उसे इग्नोर कर दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर, समझ आ रहा है? उसे इग्नोर कर दिया जाएगा क्योंकि वो इंप्रूवमेंट का खर्चा इसमें कंसीडर हो चुका है एफएमबी के अंदर। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर 1/4/2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट का खर्चा हुआ हो तो उसे कंसीडर नहीं करना है क्योंकि वो एफएमबी में कंसीडर हो चुका है। दैट्स इट। चलो जी अब आगे चलते हैं। क्या गिरा भाई? आई होप दिस इज क्लियर। सो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या हो गया? परचेज प्राइस। जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस। जनरली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब परचेज प्राइस, बट अगर आपने असेट्स 1/4/2001 के पहले खरीदी है तो उस केस में 1/4/2000 कॉस्ट और 1/4/2001 का एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब आपको आइडिया है एसडीवी कब आया था? एसडीवी का कंसेप्ट कब आया था पता है क्या आपको? बताओ एसडीवी का कंसेप्ट कब आया था? कल ही तो बताया था मैंने, भूल गए? मान गए किसको? निरमा सुपर और नहीं, आपकी पारखी नजर और निरमा सुपर, ऐसा कुछ था ना यार, वो दोनों को जब वही सफेदी कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले है, ऐसा कुछ था ना आइडिया, निरमा सुपर। बताओ भैया एसडीवी का कंसेप्ट कब आया था? क्या बोल रहे हो सर? जो लोग इंटेंजिबल एसेट्स ट्रांसफर करने लगे, हैं? जब लोग इंटेंजिबल ट्रांसफर करने लगे, समझा नहीं मैं जूही? यशवंत सिन्हा जब फाइनेंस मिनिस्टर था 2003 2003 कल बताया था ना मैंने, 2003 में एसडीवी के कंसेप्ट को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया सब जगह। 2003 एफएमबी के कंसेप्ट, एफएमबी क्या, एसडीवी, मतलब 2003 के बाद में तो सब जगह हो गया, उसके पहले सब जगह नहीं था, उसके पहले सब जगह नहीं था, बट अगर कहीं कहीं अवेलेबल था तो उसका इंपैक्ट इन्होंने यहां पर कंसीडर करवाया है अपने से। ये जूही आप क्या बोल रहे हो वो लोग, मैं आपका पॉइंट नहीं समझा। हाँ जूही आपका क्या पॉइंट था, एक बार आप वापस बताओ मुझे, आप कहाँ ये इंटेंजिबल्स वाला क्या बोल रहे हो आप? चलो जूही आप लिखना, ठीक है, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। अब यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया इन्होंने कि अगर मान लो, देखो समझो, परचेज प्राइस आपकी कितनी है? परचेज प्राइस है आपकी 10, एफएमवी ऑन 1/4/2001 ये है 15। उस समय एसडीवी हर एरिया के अंदर नहीं था, बट अगर एसडीवी अवेलेबल है, ये चीज ध्यान रखना, यहां पर इन्होंने बोला इफ एसडीवी अवेलेबल ऑन 1/4/2001 देन एफएमवी कैन नॉट बी मोर देन एसडीवी, मतलब एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती, ये चीज ध्यान रखना बस। अरे नहीं, क्या जूही क्या करते जूही? इंटेंजिबल्स के लिए कहां से हो जाएगा यार, इमूवेबल प्रॉपर्टीज बताया तो था। जूही का हुई गवा, काहे कंफ्यूज हो गए हो? बता तो रहा हूं, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लोग चिटिंग करते थे। चिटिंग क्या करते थे? मकान बेचा 50 लाख का, दिखाया 10 लाख का। राहुल का केस बताया था ना, अपना बंगला बेच रहा था राहुल सारा अली खान के कारण, सोहा अली खान, सारा अली खान जो भी है यार, हाँ मैं नाम गलत बोल दिया, सोहा अली खान बोल रहा था, सारा अली खान, सॉरी, सारा अली खान के लिए अपना मकान बेच रहा था ये,
बताया तो था कल, कहां कंफ्यूज हो गए? इंटेंजिबल्स की तो बात ही नहीं करी अभी मैंने। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 50 लाया ही उन्हीं के लिए गया था। सेक्शन 50 लाया ही इमूवेबल प्रॉपर्टी पे गया था कि लोग जुगाड़ कर रहे थे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, तभी तो इस ट्रांसफर में स्कैम। हाँ यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में, राइट। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा आपको, अगर मान लो आपने कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी भी, ये सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि देखो कॉस्ट मतलब क्या सर? परचेज प्राइस। कॉस्ट मतलब क्या? परचेज प्राइस। अगर आपने कोई एसेट्स 1/4/2001 के पहले खरीदी है, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो ले लिया जाएगा। बट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसडीवी अवेलेबल है, ठीक है ना, आप तो ये सिंपल समझो कि कोई भी एसेट्स है, कोई भी एसेट्स जो आपने 1/4/2001 के पहले खरीदी हो, चाहे वो टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, कोई भी एसेट्स जो आपने 1/4/2001 के पहले खरीदी है, सिंपल कंसेप्ट है, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट यहां पर इन्होंने बोला है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में एसडीवी एज ऑन 1/4/2001 अवेलेबल है, तो एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं होगा। ये समझ आया क्या? हाँ, मूवेबल में ठीक है, यस, मूवेबल में एफएमवी होता है और वहां और इमूवेबल में एसडीवी होता है, ठीक है ना। बट यहां पर जो मैं बोल रहा हूं, अगर आपने एसेट्स खरीदी है, एसेट्स परचेज बिफोर 1/4/2001, तो सिंपल कंसेप्ट है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, ठीक है ना। एसडीवी का कंसेप्ट मैंने आपको क्या बताया? 1/4/2003 के बाद आया, 2003 के बाद आया, 2003 के बाद आया। तो यहां इन्होंने बोला है कि भैया अगर मान लो 2001 में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसडीवी अवेलेबल है, अगर 1/4/2001 में किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का एसडीवी अवेलेबल है, तो कभी भी एफएमवी एसडीवी से ज्यादा नहीं होगा। ये बोला देखो हम तुम्हें वैसे ही बेनिफिट दे रहे हैं 10 और 15, ठीक है ना। एफएमवी है तुम्हारी 15 लाख, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट क्या हो जाएगी? लेकिन अगर तुम्हारी एसडीवी 13 लाख रुपए है, तो एफएमवी कभी भी 15 लाख नहीं होगा, 13 लाख ही होगा। ये समझ आया क्या यार? एक बार मुझे बताओ, नहीं तो मैं इसका एग्जांपल से समझाता हूं। चलो एग्जांपल से समझते हैं पहले। दिस इज कॉस्ट, दिस इज एफएमवी और एसडीवी एज ऑन 1/4/2001। चलो ये है जमीन है, कॉस्ट अपन ने खरीदा था इसे 1/4/2000 के अंदर, 10 लाख के अंदर। एफएमवी एज ऑन 1/4/2001 वो है इसका 20 लाख रुपए और एसडीवी है 25 लाख रुपए। फिर मैंने बिल्डिंग थी 1/4/1990 में खरीदी 5 लाख रुपए के अंदर। एफएमवी है 29 लाख रुपए और एसडीवी है 27 लाख रुपए, ठीक है। फिर मैंने एक और हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, हाउस प्रॉपर्टी खरीदी मैंने 1/4/1995 में 25 लाख में। एफएमवी है 22 लाख और एसडीवी है 30 लाख। चलो जी, व्हाट विल बी द आंसर? तीनों केसेस में मुझे बताओ, तीनों केसेस में बताओ कि व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मुझे बताओ, जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा कैपिटल गेन के लिए, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या कंसीडर करूंगा? बताओ जी बताओ। लेट्स अज्यूम यहां पर इसे मैं एसडीवी अवेलेबल ही नहीं है, लेट्स अज्यूम यहां मैं कर देता हूं एसडीवी नॉट अवेलेबल। चलो बताओ, 20, 27 और 25। ओके 20, 27, 20, 27 और 25। 20 इन फर्स्ट केस, ओके। 20, 27 और 22, ना 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 जूही 22 काहे को? कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। देखो यहां पर क्या होगा? कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर,
और एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसडीवी 25 लाख है तो एफएमवी कहां ज्यादा है, कम ही है। तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर देखेंगे। फिर देखना कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, बट एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर एफएमवी एसडीवी से ज्यादा है तो ये एफएमवी कितनी हो जाएगी, 27 लाख रुपए। ये चीज ध्यान रखना, एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 5 और 27, तो 27 लाख विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। 5 और 27 विच एवर इज हायर। अब यहां पर आता है कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, तो 25 लाख विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो 20, 27, 25 इज द करेक्ट आंसर। 20, 27, 25 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज क्लियर। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है क्या? तो मैंने अभी आपको क्या बताया है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भैया सिंपल है। जिस प्राइस पर तुम खरीद रहे हो ना असेट्स को, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जिस प्राइस पर तुम असेट्स को खरीद रहे हो वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। जिस प्राइस पर आप असेट्स खरीद रहे हो वही आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा। बट अगर 1/4/2001 के पहले अगर आपने कोई असेट्स खरीदी है तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर। कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, बट एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। सिंपल, बस। ठीक है ना? आप ऐसा लिखो, अगर लिखना चाहते हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू परचेज प्राइस। इफ, एक मिनट रुकना। हाँ, तो कॉस्ट या इफ परचेज, देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब क्या हो गया, परचेज प्राइस। इफ परचेज बिफोर 1/4/2001 देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट और एफएमवी ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। ठीक है, यहां पर एफएमवी कैन नॉट बी मोर देन एसडीवी if SDV available on 1/4/2001, available on 1/4/2001। सिंपल, ये हो गया आपका पूरा। मतलब सिंपल है यार, सिंपल, ज्यादा लोड लेना ही नहीं है। कॉस्ट मतलब क्या सर, परचेज प्राइस। लेकिन अगर मैं 1/4/2001 के बाद में खरीद रहा हूं तो टेंशन ही नहीं है। 1/4/2001 के पहले खरीद रहा हूं तो बस कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेकिन अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की एसडीवी अवेलेबल है तो कभी भी एफएमवी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। दैट्स इट, सिंपल। एक बार आपको पढ़ा देता हूं इधर। ये समझ आया क्या? चलो मुझे इस केस में बताओ, व्हाट विल बी द आंसर। बताओ, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस आपको यहां पर गिवन है 5 लाख रुपए। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का यहां पर आपको परचेज प्राइस गिवन है 5 लाख रुपए, एफएमवी गिवन है और एसडीवी गिवन है। बताओ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ बताओ इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ, ये आपके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का परचेज प्राइस दैट इज द कॉस्ट। ठीक है, अब ये कहता है प्राइस ऑन 1/4/2001, आपको एफएमवी गिवन है, आपको एसडीवी गिवन है। बताओ व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ। राघव बोल रहे हैं सर पहले केस में 7 लाख रुपीस। ओके, देखते हैं दूसरे केस में। 7856 और भी बता दो, क्या ये सही है या गलत है? आरवा बोल रही है 7856। ओके, चलो देखते हैं। देखो एफएमवी और कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर, एफएमवी कभी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। नहीं है सर,
तो 5 लाख और 7 लाख में कंपेयर किया जाएगा तो 7 करेक्ट आंसर। दूसरा एफएमवी सॉरी कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर बट एफएमवी कभी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो ये 8 लाख, तो 5 और 8 विच एवर इज हायर 8 लाख, राइट? समझ आ रहा है ना? यस। फिर देखो तीसरा केस 5 लाख और 3 लाख, 5 लाख और 3 लाख, एफएमवी कभी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती, तो एफएमवी आपका कितना हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, तो 5 लाख और 2.5 लाख विच एवर इज हायर 5 लाख, राइट? फिर 5 और 6 विच एवर इज हायर, एसडीवी अवेलेबल ही नहीं है, 5 और 6 विच एवर इज हायर 6, बिल्कुल सही 7 8 5 6, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। चलो एक बार ही पढ़ लो लाइन, कुछ खास नहीं है इसमें। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जनरल रूल है परचेज प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स विल बी ट्रीटेड एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इफ असेट्स परचेज बिफोर 1/4/2001 द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी द कॉस्ट और एफएमवी 1/4/2001 विच एवर इज हायर। ये लोअर लिखा हुआ है, ये हायर होगा, ठीक है? विच एवर इज हायर, ठीक है? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इफ एसडीवी ऑन 1/4/2001 अवेलेबल देन एफएमवी कैन नॉट बी मोर देन एसडीवी। बस मैंने बता ही दिया है, ये एग्जांपल आपको भी समझा ही दिया है, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। चलो अब मैं आपको लेके चलता हूं दूसरे केस में। एक केस आपका मजबूत हुआ है, नाउ विल कम ऑन द सेकंड फेज। और वो सेकंड फेज क्यों आया, वो आया क्यों, वो बताता हूं मैं आपको। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अगर आपने परचेस किया है तब तो हमारा अभी जो जनरल रूल हमने देखा वो काम आ जाएगा। परचेस किया है तो परचेस प्राइस ले लो। अगर 1/4/2001 के पहले अगर आपने खरीदी है तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो ले लिया जाएगा, और अगर एसडीवी अवेलेबल है तो एफएमवी कभी एसडीवी से ज्यादा नहीं होगा। ये हमको समझ में आता है, दिस इज द जनरल रूल। जनरल रूल अगर परचेज किया है तो। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं की होती और फिर आप उसको सेल करते तो बताओ क्या होता? सर परचेज करी तब तो परचेज प्राइस ले लेंगे, लेकिन सर मैंने अगर परचेज नहीं करी, नॉट परचेज, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? मान लो मैंने आपको बताया था ना कि आपको कोई एसेट्स गिफ्ट में मिली, बताओ आपने परचेज करी क्या? नहीं, आपने एसेट्स परचेज नहीं करी। आपको विल में मिली, इनहेरिटेंस में मिली, आपने परचेज करी क्या? आपने परचेज नहीं करी, तो आपके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? बताओ, अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं करी तो क्या होगा? ना ना ना, ना 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 सर, अगर आपने एसेट्स परचेज करी है तब तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग कॉस्ट और एफएमवी हमने देखा ही था। अगर आपने एसेट्स परचेज करी है तो जो परचेज प्राइस है वो ले लेंगे। अगर 1/4/2001 के पहले खरीदी है तो कॉस्ट और एफएमवी विच एवर इज हायर वो ले लेंगे। बट अगर सर मैंने तो एसेट्स परचेज नहीं करी तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, है ना भाई? तो बताओ क्या होगा? तो यहां पर एक कंसेप्ट लाया गया, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और ये कंसेप्ट लाया गया क्यों? बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा शेट्टी। श्रीनिवासा शेट्टी, एक केस लो हुआ था बीसी श्रीनिवासा शेट्टी, जहां पर साहब शेट्टी साहब ने डिपार्टमेंट को हिला डाला। आयुषी ये क्यों आया? ऐसा क्यों? कहां लिखा हुआ है? बिकॉज ऑफ वन कंसेप्ट। लॉजिक बताओ इसका कि क्यों हुआ ये, राइट? यहां पर मैं अब आपको बताता हूं कि ये क्यों हुआ। अगर आपने एसेट्स परचेज करी तब तो सिंपल है, परचेज प्राइस ले ली जाएगी। लेकिन अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं करी है तो क्या होगा? तो सर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट आप पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और वो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट क्यों आया, कोई बताएगा क्या? Yes, Ayushi, do you have any idea about the deemed cost of acquisition वाला concept? बोलो भाई। अभी आपको एक वीडियो दिखाता हूं, you will get idea why that concept came in this picture. अरे यार वो लगाना पड़ेगा मेरे को, हार्ड ड्राइव। एक मिनट लेके आता हूं, मैं हार्ड ड्राइव लेके आता हूं।
अच्छा 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 अच्छा, हाँ मैंने बताया था, करेक्ट 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 करेक्ट। एक ओवरव्यू मैंने दिया था, ओके ओके ओके। बट वो क्यों कंसेप्ट आया, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि वो क्यों कंसेप्ट लाया गया, है ना। ये जो अगर आपने परचेस करी है, अगर आपने परचेस करी है तो परचेस प्राइस आ जाएगी, लेकिन अगर आपने परचेस नहीं करी तो क्या प्राइस ली जाएगी, यहां पर डिपार्टमेंट ने कोई प्रोविजन इंट्रोड्यूस नहीं किया था एक्चुअली। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का एक जजमेंट था, उस जजमेंट के बाद इनको ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो मैं बताता हूं अभी क्यों आया वो। हाँ जी, अभी मैं बताता हूं प्रीवियस लेक्चर, हाँ समझ गया मैं, बताया था मैंने। ओ यस यस, अब आपको मैं वो वीडियो दिखाता हूं, उससे आप कनेक्ट कर लोगे। जय श्री कृष्ण। जय श्री भैया कृष्ण। जय श्री कैसे हो आप? कृष्ण। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। भैया ये वाला नहीं है यार, दूसरा है। कहाँ है भैया वो वाला वीडियो। एक मिनट, हाँ सर, लोग जुगाड़ करने लगेंगे, एसेट्स ट्रांसफर होने लगेंगे। ना 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 ना, बताता हूँ, रुको यार, वो वीडियो नहीं मिल रहा है। वो वीडियो कहाँ गया यार, अरे वो वीडियो नहीं दिख रहा है भाई। वो वीडियो नहीं दिख रहा है। ये मिल गया। हाँ, ये श्रीनिवासन साहब आप ही हैं? हाँ सर मैं ही हूँ। आप कौन सर? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। ठीक है सर, बैठिए, बोलिए। हाँ, आपने अगरबत्ती का बिजनेस सेल किया है? हाँ मैंने सेल किया सर, बिजनेस सेल किया। अच्छा, मैं अभी आपकी फाइल चेक करके आ रहा था, उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटीज काफी बाकी है। नहीं, एक एक रुपया टैक्स पे कर दिया सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, हर एक चीज पे टैक्स पे किया आपने अपनी गुडविल पे टैक्स नहीं पे किया है। गुडविल पे टैक्स बनता ही नहीं है। वो आपका टैक्स बनता है, आपने गुडविल बेची है, उस पर आपने कमाया है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। गुडविल बेची, उसका पैसा मिला, लेकिन उस पे टैक्स नहीं बनता है सर। उस पर टैक्स बनता है, आप एक बार डिपार्टमेंट में आगे मिलिए। मैं कोर्ट में जाऊंगा सब। नहीं, ठीक है, आप कोर्ट में मिलिए। कोर्ट में मिलते हैं, मैं नहीं पे करूंगा गुडविल पे टैक्स। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। वापस से देख लो। हाँ, ये श्रीनिवासन साहब आप ही हैं? हाँ सर मैं ही हूँ। आप कौन सर? मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हूँ। ठीक है सर, बैठिए, बोलिए। हाँ, आपने अगरबत्ती का बिजनेस सेल किया है? हाँ मैंने सेल किया सर, बिजनेस सेल किया। अच्छा, मैं अभी आपकी फाइल चेक करके आ रहा था, उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटीज काफी बाकी है। नहीं, एक एक रुपया टैक्स पे कर दिया सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है। नहीं, हर एक चीज पे टैक्स पे किया। आपने अपनी गुडविल पे टैक्स नहीं पे किया है। गुडविल पे टैक्स बनता ही नहीं है। वो आपका टैक्स बनता है, आपने गुडविल बेची है, उस पर आपने कमाया है, उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। मेरे को गुडविल बेची है, उसका पैसा मिला, लेकिन उस पे टैक्स नहीं बनता है सर। उस पर टैक्स बनता है, आप एक बार डिपार्टमेंट में आगे मिलिए। मैं कोर्ट में जाऊंगा सब। नहीं, ठीक है, आप कोर्ट में मिलिए। कोर्ट में मिलते हैं, मैं नहीं पे करूंगा गुडविल पे टैक्स। ठीक है, कोर्ट में मिलते हैं। हाँ जी, अब मुझे बताओ, ये समझ आया तुम्हें मामला क्या था, केस क्या था। केस को समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा कि सर ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों लाया गया, क्या केस था। बताओ केस क्या था, अभी समझ आया ये हुआ क्या यहां पे, बताओ हुआ क्या, बताओ भैया क्या हुआ। ये समझ आया। बीसी श्रीनिवास 1981 का केस लो आई है, जिसके कारण डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। बट केस क्या था, मुझे लिखो तो सही तुम। अरे हुआ क्या इस केस में, क्या कन्वर्सेशन था, क्या बोल रहा था डिपार्टमेंट वाला, क्या बोल रहा था श्रीनिवासा शेट्टी, बोलो भाई। गिफ्ट पे मत उलझो, सिर्फ गिफ्ट ही, गिफ्ट तो एक पार्ट है यार, गिफ्ट इज ओनली पार्ट। अभी गिफ्ट के आगे बहुत बड़ी कहानी है। एम ऑडिबल?
यस सर, गुडविल सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो उसकी एफवीओसी तो पता लगाई जा सकती है बट कॉस्ट नहीं। गुडविल में बाय डिफॉल्ट मिला है बट उसकी कॉस्ट नहीं है। केस लॉ क्या था मुझे अभी ये बताओ, केस लॉ नहीं पूछ रहा हूँ, ये हुआ क्या था, सिनेरियो क्या हुआ था? सिनेरियो 1983 में अभी आपने देखा श्रीनिवास साहब का अगरबत्ती का बिजनेस था, देखा क्या श्रीनिवास साहब को? अरे यार कहाँ गया अपना वो का जहाँ अपन कर रहे थे? अरे यार यही तो गड़बड़ है मेरे साथ में यार। अरे किधर गया रे मेरा, मैं अभी कर रहा था, शिट यार ये बड़ी प्रॉब्लम है यार। चलो कोई बात नहीं यार, यहाँ वापस यहीं लिख लेता हूं मैं। यार एक्चुअली ना इसको अपने को, चलो ठीक है अब तो जो है वो है, बोर्ड नोट्स मिल जाते हैं आपको। खैर बोर्ड नोट्स की आपको जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि मैं वैसे भी आपको वो करा ही रहा हूँ नोट्स सीरीज, तो बोर्ड नोट्स की जरूरत ही नहीं है। चलो जी, मैं अब बता रहा था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपने परचेज की हो और अगर आपने परचेज नहीं की हो, परचेज नहीं की हो, परचेज की हो तब तो जनरल रूल लग जाएगा, बट अगर आपने कोई एसेट्स परचेज नहीं की है तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्यों किया गया? बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा। बीसी श्रीनिवासा, अभी अपन ने देखा 1981 के अंदर बीसी श्रीनिवासा ने अपना बिजनेस बेचा था अगरबत्ती का। अगरबत्ती का बिजनेस था इनका, अगरबत्ती का बिजनेस था, इन्होंने बिजनेस सेल किया। इन्होंने ईमानदारी से सारी एसेट्स पे जो भी प्रॉफिट हुआ, जो भी कैपिटल गेन हुआ, सब पे किया। बिजनेस बेचा, जो भी टैक्स पे करना था ईमानदारी से इन्होंने टैक्स पे किया। फिर भी डिपार्टमेंट इनके पास आ गया, डिपार्टमेंट बोलता है कि साहब आपने गुडविल पे टैक्स नहीं दिया, आपने गुडविल के 2.5 लाख रुपए लिए, आपने गुडविल के 2.5 लाख रुपए लिए, बट आपने उस पर टैक्स पे नहीं किया। क्यों? उस पर भी तो टैक्स पे करना चाहिए। यस, बिजनेस सेल किया तो गुडविल भी सेल हुई, तो उसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन भी मिला, क्योंकि उसका कॉस्ट, अरे है ना, तो ये 2.5 लाख रुपए जो आपके मिले, तो डिपार्टमेंट बोला सर ये 2.5 लाख रुपए आपको गुडविल के मिले हैं, इस पे कैपिटल गेन लगना चाहिए ना, बिल्कुल लगना चाहिए। गुडविल कैपिटल एसेट्स है, हाँ सर हाँ बिल्कुल कैपिटल एसेट्स है। ट्रांसफर है, हाँ भैया ट्रांसफर भी हुआ है और 2.5 लाख रुपए मिले, तो कैपिटल गेन लगना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए? डिपार्टमेंट बोला भैया 2.5 लाख रुपए तुम्हें गुडविल के मिले हैं और तुम उस पर टैक्स नहीं दे रहे हो, गलत बात नहीं यार, तुम्हें टैक्स देना चाहिए। क्या लगता है तुम्हें, टैक्स देना चाहिए नहीं देना चाहिए? क्या लगता है, टैक्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हाँ जी बोलो, क्या लगता है, टैक्स देना चाहिए श्रीनिवासा साहब को या नहीं देना चाहिए? 1981 का केस लॉ है। 1981 में जब ये केस लॉ आया उसके बाद डिपार्टमेंट को लगा कि भैया ये कंसेप्ट लाना पड़ेगा, नहीं तो लग जाएगी अपनी। लेकिन लॉजिकली मुझे बताओ, क्या उसको टैक्स देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। ओके, आयुषी बोल रही नहीं देना चाहिए, चलो ठीक है। जूही बोल रही है सर देना चाहिए। और आपका सभी का राय बताओ। लगना चाहिए। एनी एसेट्स, हाँ बिल्कुल, गुडविल एनी एसेट्स, चाहे वो मूवेबल हो, इमूवेबल हो, टेंजिबल हो, इनटेंजिबल हो, अगर आप उसको ट्रांसफर करते हो तो भैया कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा ही होगा। लगना चाहिए ना नहीं लगना चाहिए बताओ? जूही बोल रही देना चाहिए। बाकी सभी, राहुल, नीलाजीत, सब कहां हो रहे भाई तुम आज? शांत शांत बैठे हो बिल्कुल ही है। राहुल, आदित्य, भरत, कहां चले गए हो सभी आज? राघव है भाई, कहां चले गए हो तुम? ठाकुर, लगना चाहिए। यस सर लगना चाहिए, बट बीसी श्रीवास्तव बोला नहीं लगना चाहिए।
क्यों लगना चाहिए? बोले मानता हूं दिस इज कैपिटल एसेट्स। बीसी श्रीनिवासा क्या बोला कोर्ट में जब मामला गया, कोर्ट में श्रीनिवासा साहब को बोला भैया श्रीनिवासा, अरे काहे तुमने टैक्स ना ही दिया रे? अरे तुमने 2.5 लाख का गुडविल लिया, तुमको टैक्स देना चाहिए ना रे। बोले ना रे हम टैक्स नहीं देंगे। बोले क्यों नहीं देंगे? आज गला चला। बोले क्यों नहीं दोगे भाई, क्यों नहीं दोगे? टैक्स देना चाहिए ना यार, टैक्स तो यार लॉजिकल है यार, तुम्हारा गुडविल है, गुडविल इज एसेट्स। बोले सर मानता हूं दिस इज एसेट्स। बोले 2.5 लाख रुपए मिले, दिस इज ट्रांसफर, गुडविल का ट्रांसफर किया इसीलिए 2.5 लाख। बोले मानता हूं सर दिस इज ट्रांसफर। सर कैपिटल एसेट्स है, ट्रांसफर है, तो पैसा मिला हो या ना मिला हो कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। बोले ठीक है सर, मानता हूं कि कैपिटल एसेट्स है, मानता हूं ट्रांसफर है। बीसी श्रीनिवासा सेठी बोला मानता हूं दिस इज कैपिटल एसेट्स, मानता हूं दिस इज ट्रांसफर। तो आप बोलोगे सर आ जाओ, जब ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होना चाहिए तो सेकंड फेज क्या होता है? कंप्यूटेशन। कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन करें? हां, तो श्रीनिवासा साहब बोला आओ कंप्यूटेशन करते हैं। सर ये लो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2.5 लाख रुपए माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बताओ सर इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? ये सर मेरी खून पसीने की मेहनत है, ये गुडविल मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया हूं, मैंने खुद ने डेवलप करी है, खून पसीने की मेहनत है। बताओ इसकी कितनी लागत है? पता है क्या तुम्हें लागत? जब किसी चीज की तुम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं कर सकते तो उस पर क्या कैपिटल गेन लगाओगे तुम? और उस समय डिपार्टमेंट के उस समय इनकम टैक्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था कि अगर कोई चीज आपने खरीदी नहीं है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो जब बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का ये केस हुआ और उन्होंने बोला सर इसका बताओ कंप्यूटेशन कि मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट कैसे करोगे, तो डिपार्टमेंट भी बोला हाँ यार कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसको खून पसीने की मेहनत है और लॉ में कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। तो बोला नहीं 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 नहीं, इस पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं इंपोज किया जाएगा। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी का जब जजमेंट आया तो डिपार्टमेंट के भाई साहब पांव तले जमी खिसक गई। बोले भाई साहब ऐसा अगर हो गया तो मामला सलट गया, पूरा कैपिटल गेन का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। क्योंकि आधे सिनेरियो आपको अभी मैं बताऊंगा, आधे सिनेरियो आपको लगेगा कि यार सभी इसी से कनेक्टेड है। तो जब डिपार्टमेंट को लगा कि यार मामला गड़बड़ हो जाएगा, पूरा कैपिटल गेन का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं की है तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया द कंसेप्ट ऑफ डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो आज ये जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा, गालियां देनी पड़ेगी उसको, काई को आया रे, हमको फप्पू देख देखे गया, पढ़ना पड़ेगा अब हमें। समझ आया तुम्हें? बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा। समझ आ रहा है? तो अब जो मैं कंसेप्ट आपको बताने वाला हूं, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कंसेप्ट आने का कारण है बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा। तो मैंने भी आपको क्या बताया, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर आपने परचेस किया हो तो जनरल रूल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। जनरल रूल क्या बोलता है? सर परचेस प्राइस ले लो, अगर 1/4/2001 के बाद में है तो परचेस प्राइस ले लो, 1/4/2001 के पहले है तो कॉस्ट और एफएमवी विचएवर इज हायर ले लो, और अगर 1/4/2001 को एसडीवी अवेलेबल है तो एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट इज द जनरल रूल। बट अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं करी है तो क्या होगा? तो अगर आपने एसेट्स परचेज नहीं करी है तो डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट फॉलो किया जाएगा जो डिपार्टमेंट लेके आया, डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मैं आपको ये डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कंसेप्ट को समझाता हूं। यहां तक समझ पाए हो क्या? बताओ, यहां तक समझ पाए हो क्या? 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक दे देता हूं तुम्हें, ठीक है? यहां तक पहले मुझे तुम्हारी कोई क्वेरी हो तो बताओ, देन विल स्टार्ट विद डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बस ये आज अभी एक पार्ट डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एक पार्ट आज हो जाएगा, एक पार्ट आपका कल हो जाएगा। कल तो क्या है, शायद कल अपना एक बार मैं तुम्हें टाइम कंफर्म कर दूंगा, कल मैराथन भी रहेगा। मैराथन तो नहीं है, बस ऐसा एक नॉर्मल सेशन टाइप में ही ले रहा हूं मैं। थैंक यू जूही। राहुल बोल रहा है नो सर, राहुल बोल रहा है नो सर, मतलब क्या? नहीं समझ आया है?
इसीलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ रटने की जरूरत नहीं, एक सीक्वेंस फॉलो करने की जरूरत है, बस सीक्वेंस फॉलो करो, कुछ नहीं, कुछ रटने का क्या है। अभी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना आसान है यार, कितना आसान है भैया। 3 सिनेरियो है और उस पर रेस्ट्रिक्शन है, खत्म कहानी। फिर हमने क्या देखा, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी हमने देखा, परचेज किया हो तो क्या होगा, नॉट परचेज किया हो तो क्या होगा। नॉट परचेज मतलब डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वाला कंसेप्ट आया, दैट्स इट। अच्छा, मतलब नो डाउट। आई होप दिस इज क्लियर। चलो, तो अभी मिलते हैं अपन, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, है ना। देन विल स्टार्ट अगेन। नाइन 57 हुई है, 10:05 पे मिलते हैं ना, 10:05 पे। हाँ जी, क्या हो गया सर, ठंड की वजह से गुड मॉर्निंग का टाइम चेंज हो गया है। आदि ना, अरे इतनी लेट हो गई। 2 बजे कर दिया गया है। ओके, चलो जी, आ जाओ, स्टार्ट करें। चलो, अभी अपन आते हैं डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कंसेप्ट पे। आई होप यहाँ तक आपको कोई इश्यू नहीं होगा। पहला पड़ाव क्या था अपना, चलो पहला पड़ाव क्या था बताओ मुझे फटाफट। ये क्या पड़ाव कराते हो सर, बताओ भैया, पहला पड़ाव क्या था केबीसी का। अरे कल तो अपना इंडिया के साथ T20 है क्या, रे ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 है अपना। हराना चाहिए सालों को अब इस बार ऑस्ट्रेलिया को यार, बड़ी बेकार टीम है यार ऑस्ट्रेलिया, यार समझ ही नहीं आता यार, हरा देती है सबको साला। सूर्य कुमार यादव इज द कैप्टन, वेरी गुड। चार्जेबिलिटी की कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, ठीक है ना। चलो भाई, सेकंड पड़ाव क्या बोलता है, सेकंड पड़ाव क्या बोलता है। हाँ, फर्स्ट पड़ाव में आपने देखा कि कब कोई इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी, वहां आपने देखा कि कैपिटल असेट्स होना चाहिए और ट्रांसफर होना चाहिए, ठीक है ना, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पर आपने जनरल प्रोविजन के साथ साथ में स्पेसिफिक प्रोविजन भी यहाँ पर आपने सीख ली है, ठीक है। चलो, हाँ इट्स जस्ट गेम, हाँ यार दिल पे नहीं लेना चाहिए अपने को इतना, हार जीत चलती है क्या है, अपन बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं यार साला। हाँ, जब आपको ये पता पड़ गया है कि कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा, तो सेकंड आता है दैट इज अ कंप्यूटेशन। सर किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाएगा, चलो जी, सेक्शन 48 में बताया गया है कि किस तरीके से कंप्यूटेशन किया जाता है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ट्रांसफर, ठीक है। ये लेस करने के बाद जो बचता है दैट इज नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, और यहां से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेस होता है, ठीक है। और फिर आपका आता है कैपिटल गेन, ठीक है ना, कैपिटल गेन, फिर आपका आता है कैपिटल गेन। चलो, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ये मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था, और ये बी, ए मैंने आपको बता ही दिया है। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मतलब जिस प्राइस पर आप सेल कर रहे हो दैट इज अ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर अगर एक्सचेंज कर रहे हो तो जो एसेट्स रिसीव हो रही है उसका जो एफएमवी होगा या एसडीवी होगा वो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। अगर आप कोई असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो, जो कंसिडरेशन आपको मिल रहा है वो डिटर्मिनेबल नहीं है, तो सेक्शन 50D के अकॉर्डिंग जो असेट्स ट्रांसफर की जा रही है वो उसी का एसडीवी विल बी, एसडीवी एफएम विल बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो ये अपन ने कर लिया था, और इसमें 2 रेस्ट्रिक्शन थे, 50C और 50C है, खत्म। फिर आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में हमने सिंपल फंडा एक ही देखा है सर, कि अगर परचेस किया हो,
अगर परचेज किया हो तो जनरल रूल को फॉलो कर लो, और अगर आपने परचेज नहीं किया है, नो परचेज, तो आप डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के कंसेप्ट को फॉलो कर लो। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जनरल रूल क्या बोलता है कि भैया अगर आपने एसेट्स परचेज करी है तो परचेज प्राइस ले लो, लेकिन अगर आपने परचेज करा है 1/4/2001 के पहले तो परचेज प्राइस, कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज ध्यान रखना कि अगर एसडीवी अवेलेबल है 1/4/2001 का, तो एफएमवी कभी भी एसडीवी से ज्यादा नहीं हो सकती। बस दैट्स इट, खत्म, और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जनरल रूल बहुत सिंपल है। सर मैंने परचेज नहीं किया, तो यहां पर बिकॉज ऑफ बीसी श्रीनिवासा शेट्टी दे हैव इंट्रोड्यूस्ड डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में वो दो चीजें लेके आए। बीसी श्रीनिवासा क्या बोला कि गुडविल का कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकता। मेरे खून पसीने की मेहनत है भैया, मेरे खून पसीने की मेहनत है, उस मेहनत की क्या वैल्यू लगाओगे चुन्नी बाबू, है? तो इसीलिए यहां पर डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया, और सेक्शन 55 में इन्होंने लिख दिया, और एक सेक्शन 49 में इन्होंने लिख दिया। तो सेक्शन 55 में क्या लिखा वो बताता हूं मैं। सेक्शन 55 में इन्होंने लिखा कि अगर मान लो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? बताओ भैया, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स मतलब क्या होता है? बोलो। Which is not purchased। हाँ, मतलब जो आपने खुद ने जनरेट करी हो, ठीक है ना? जैसे गुडविल, आपने खुद ने अपने बिजनेस की गुडविल बनाई, ठीक है ना? दैट इज द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो आपने परचेज नहीं करी है, राइट? गुडविल हो गया, और भी चीजें मैं बताऊंगा अभी। तो इन्होंने यहाँ पे बोला अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, ठीक है, अब यहाँ पर आपने इसे परचेज नहीं किया है, तो इन्होंने यहाँ पर उसकी कॉस्ट को लिख दिया कि इसकी कॉस्ट ये मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी बताता हूँ। इन्होंने यहाँ पर लिख दिया एंड में कि भैया सेक्शन 55, यहाँ इन्होंने डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। बीसी श्रीनिवासा शेट्टी के केस में क्या था कि कहीं लिखा हुआ नहीं था एक्ट में कि उसकी कॉस्ट कैसे डिटरमाइन की जाएगी, तो बीसी श्रीनिवासा शेट्टी ने मजे ले लिया भाई साहब ने कि भैया तुम्हारे एक्ट में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इसकी कॉस्ट कैसे डिटरमाइंड होगी। सो यहाँ पर जब कैपिटल गेन कंप्यूट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंप्यूट नहीं हो सकती, तो कैपिटल गेन कैसे निकालोगे? तो अब डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि भैया अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील मानी जाएगी। लिख दिया, राइट? लिख दिया सेक्शन 55 में। तो एक तो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स को इन्होंने यहां पे कवर किया, दूसरा बोनस शेयर। बोनस शेयर बताओ, बोनस शेयर को भी इन्होंने यहां पे कवर किया, बोनस शेयर को भी इन्होंने यहां पर कवर किया। बताओ नो हाउ, अभी बताऊंगा, रुको। जस्ट अभी एक ओवरव्यू बता रहा हूं, सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जो है वो बताऊंगा अभी मैं। बोनस को भी इन्होंने यहां पे कवर कर लिया, क्यों? कोई बताएगा मुझे? बोनस शेयर को भी इन्होंने कवर कर लिया, क्यों? कोई बताएगा? उनके दिमाग में श्रीनिवासा शेट्टी चल रहा था। श्रीनिवासा शेट्टी क्या बोलता है? अरे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमाइन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता तो कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करोगे? कहां लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? अब उन्होंने बना दिया डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जैसे सेल्फ जनरेटेड एसेट इसकी कॉस्ट नील मान ली जाएगी, बोनस शेयर इसकी कॉस्ट नील मान ली जाएगी। लेकिन क्यों? बोनस शेयर आपको फ्री में मिलते हैं, कोई लागत तो लगती नहीं है। तो अभी मान लो यहां लिखते नहीं बोनस शेयर के केस में, तो आप क्या बोलते? सर बोनस शेयर पैसा तो लगा ही नहीं, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे पता पड़ेगी? मेरे तो पुराने शेयर थे उसके कारण मिले, उसको रिटेंशन करने का कितना पेशेंस किया मैंने, उसके कारण मुझे बोनस शेयर मिले। सो कॉस्ट नॉट डिटर्मिनेबल। जब कॉस्ट डिटरमाइन नहीं हो सकती तो कैपिटल गेन नहीं लिखेगा। डिपार्टमेंट बोला अरे बाबा हमने लिख दिया बोनस शेयर अगर आपको मिलते हैं 1/4/2001 के बाद में, राइट, तो उसके केस में उसकी कॉस्ट नील मानी जाएगी, क्योंकि 1/4/2001 के पहले है तब तो कॉस्ट और एफएमवी व्हिचएवर इज हायर।
ठीक है, तो यहां पर इन्होंने बोल दिया कि बोनस शेयर अगर आपको मिलते हैं तो उनकी कॉस्ट निल मानी जाएगी। तीसरा इन्होंने लिखा राइट रिनाउंसमेंट। ये क्या होता है राइट रिनाउंसमेंट, कोई बताएगा मुझे? बताओ। बोलो, ये क्या होता है राइट रिनाउंसमेंट? राइट रिनाउंसमेंट क्या होता है बताइए? राइट रिनाउंसमेंट बोलो जी, बोलो, जोर से बोलो। जय माता दी। राइट इश्यू को सब्सक्राइब करने का, राइट को सेल करना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड राघव, वेरी गुड आरवा। आपको राइट मिला, आपको राइट मिला। अगर आपको पता हो, हाँ यार, रिनाउंस। वेरी गुड जूही। तो अब देखो राइट रिनाउंसमेंट क्या होता है कि हमारे जूही ने रिलायंस की कंपनी में 15,000 शेयर खरीद रखे हैं। वाह जूही वाह, 15,000 शेयर रिलायंस के अंदर, कमाल है यार। अब यहां पर रिलायंस वाले ने क्या बोला कि भैया जिसके पास 15 शेयर है उसको हम 1 शेयर खरीदने का राइट देते हैं। मार्केट में जो प्राइस चल रही है, मान लो 4,000 रुपए चल रही है, और हम उसे बोलते हैं कि उसे राइट दे रहे हैं कि वो परचेस कर सकता है 2,000 रुपए के अंदर, वॉट एवर जो भी है। मतलब एक अभी एग्जांपल समझाने के लिए दे रहा हूं। तो अब आपके जूही के पास देखो 15,000 अपॉन 15 इंटू 1, मतलब 1,000 शेयर्स को खरीदने का राइट है उसके पास। 2 मिनट रुकना। हाँ, तो अभी देखो यहां पर जूही के पास 15,000 शेयर्स थे, 15,000 शेयर्स, और अब जूही ने क्या किया है, पर उसको राइट मिला। रिलायंस वाले ने बोला भैया जिसके पास भी मेरे 15 शेयर हैं उसको मैं 1 शेयर खरीदने का राइट देता हूं, और मैं उसे सेल करूंगा 2,000 रुपए में, जबकि मार्केट प्राइस है 4,000 रुपए। तो जूही को अगर 1,000 शेयर खरीदने का राइट मिला है, अगर 1,000 शेयर वो खरीदना चाहती है 2,000 की रेट में, तो कितने हो गए? 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख रुपए हो गए। 20 लाख में वो खरीद सकती है ना? 20 लाख में वो खरीद सकती है। बट जूही बोलती नहीं, मेरे को नहीं खरीदना। या तो जूही 20 लाख में खुद खरीद ले, जूही बोलती है मेरे को नहीं खरीदना। मैंने कहा अरे जूही ऐसा कर, तू नहीं खरीदी है ना, मेरे को दे दे। मैंने कहा जूही तेरे को नहीं खरीदने ना, मेरे को रिलायंस के शेयर खरीदने, मैं मार्केट से खरीदने जाऊंगा तो 40 लाख देने पड़ेंगे, और तेरे पास राइट है, तेरे राइट के थ्रू मैं ले लूंगा तो 20 लाख में हो जाएगा। जूही बोले सर बावला समझाए के मन है, बावड़ा समझाए के फोकट में दूंगी कि नहीं ना 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 ना, फोकट में नहीं दूंगी, पैसा 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 चाहिएगा सर। सर 5 लाख रुपए दे दो आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो यहां पर जूही ने क्या किया है, राइट खुद यूज नहीं किया, राइट रिनाउंस कर दिया, किसी और को दे दिया। तो जब राइट रिनाउंस कर दिया है तो उसके बदले में उसको 5 लाख रुपए मिले हैं। तो अब जूही क्या बोलेगी, 5 लाख रुपए इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नॉट डिटर्मिनेबल, तो इस पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। डिपार्टमेंट ने लिख दिया कि भैया अगर आप अपना राइट रिनाउंस करते हो तो जो भी पैसा मिला है वो आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा और इसकी कॉस्ट निल मानी जाएगी। आई होप समझ आ रहा है आपको, आई होप समझ आ रहा है। तो यहां राइट रिनाउंसमेंट है, ठीक है। और चौथा जो इन्होंने लिखा सेक्शन 45 के अंदर, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स, ये कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स because of demutualization of stock exchange, because of demutualization, because of corporatization कर दो, because of corporatization of stock exchange। तो अभी बताता हूं, पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो ये 3 तो आगे समझ में। अब बताओ चौथा वाला, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स। अगर आप ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स है वो आपको क्यों मिला? बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, कौन बताएगा?
जब घर की रौनक बढ़ानी हो, दीवारों को जब सजाना हो, नैरोलैक नैरोलैक। यस जी बताइए। याद नहीं करने दूंगा, तुम टेंशन ना लो, कुछ पूरा चैप्टर टिप्स पे लेके आऊंगा, बस होले होले चलते चलो। तुम्हारे 11:30 है ना अगला बैच, बस हाँ जी। भूल गए क्या? बता नहीं रहे हो? बोलो भाई। अरे बोलो ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स, नहीं तो मैं समझाता हूं, नहीं है तो नहीं बोलो, हाँ है तो हाँ बोलो, जो आता है वो बोलो, कोशिश करो। चलो एक एक लाइन को तोड़ो, जब भी कभी कंफ्यूज हो जाओ ना तो लाइनों को तोड़ना सीखो। ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। बताओ क्या है ये? मतलब आपने स्टॉक एक्सचेंज का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया, उसके कारण ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स आपको मिला। बताओ क्या है ये? अरे कौन बताएगा रे? नो आइडिया सर। चेंज इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वेरी गुड वेरी गुड, वेल ट्राई। फ्रॉम नॉन कॉर्पोरेट टू कॉर्पोरेट, वेरी गुड। स्टॉक एक्सचेंज, चलो स्टॉक एक्सचेंज तुम्हें पता है अभी कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंज है? मुझे कोई बताएगा? मुझे क्या इतना आइडिया नहीं है, इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं ना यार मैं, इसलिए आइडिया नहीं है ज़्यादा मुझे। प्लीज़ यार बताओ ना यार, स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से है? तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, कैसी है ये दूरी। वेरी गुड, रिलेटेड टू इंट्राडे ट्रेडिंग। ना 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 ना, स्टॉक एक्सचेंज चाहे इंट्राडे करो या कोई सा ही करो, एनएससी बीएससी, क्या ये कॉर्पोरेट है? क्या ये कंपनी है? कौन बताएगा? बताओ क्या ये कंपनी है? बताओ भाई, क्या ये कंपनी है? क्या ये कंपनी है? एनएससी बीएससी, क्या ये कंपनी है? बताओ। एनएससी का पूरा नाम क्या है? बीएससी का पूरा नाम क्या है? बताओ, क्या ये कंपनी है? यस और नो? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वेरी गुड। और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, ओके। एनएससी बीएससी मुझे बताओ, चलो हाँ एनएससी बीएससी पे मैं आ रहा हूं, क्या ये कंपनी है क्या? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बताओ क्या ये कंपनी है? अरे बोलो रे भाई, कोई तो बोलो, जोर से बोलो, जय माता दी। राहुल फुल फॉर्म बता रही है मन में। क्या कर रहे हो यार? अरे मारा क्वेश्चन है कि कंपनी है के? कंपनी है क्या कोनी? ए भाया, ये कंपनी है कि कोनी? कौन बताएगा मन ने? यार जुकाम हो रहा है ना, बोलने में नहीं आ रहा फ्लो। क्या कभी अंबर से सूर्य निकलता है,
क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। यस, आयुषी बोल रही यस सर दिस इज द कंपनी, यस दिस इज कंपनी भाई। इनका पूरा नाम क्या है, एनएससी लिमिटेड, बीएससी लिमिटेड। क्या करते हो रे भाई? यस सर बोल सकते हैं, नहीं है, दीज आर कंपनी, दीज आर कंपनी। ये कंपनी कब बने पता है तुम्हें? हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था 1991 में। तब क्या था, उससे पहले ना ये कभी कंपनी के रूप में नहीं हुआ करते थे स्टॉक एक्सचेंज, एक एसोसिएशन एओपी बीआई के रूप में हुआ करते थे। एओपी बीआई के रूप में हुआ करते थे, लोग अब मेंबर्स होते थे। मान लो भरत रुणीवाल मेंबर, तो मैंने अपना पैसा लगाया एओपी बीआई में और मैंने मेंबरशिप ले ली, राइट। ये भरत रुणीवाल मेंबर हो गया, चलो भाई। राहुल मेंबर हो गया, जूही मेंबर हो गई, ठीक है। आरवा मेंबर हो गई, आयुषी मेंबर हो गई, ठीक है। अपन सब क्या थे, अपन ने मिलके क्या बनाया, एओपी बीआई बनाया। अब हम मेंबर थे तो हम क्या करते थे, हम फिर ट्रेड करवाते थे। लोग पैसा लगाते थे तो हम ट्रेड करवाते थे, बट हम मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा करते थे, ठीक है ना, क्योंकि सेबी के रेगुलेशंस नहीं थे और हम मिलके कुछ भी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अपन ने बहुत पैसा छाप लिया। ना ना ना, दिस इज कंपनी मेरे भाई। पूरा नाम कभी सुना ही नहीं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। सो दीज आर दी कंपनीज है, ठीक है। सो पहले ये क्या था, एओपी बीआई के रूप में हुआ करते थे। तो पहले एओपी बीआई के रूप में हुआ करते थे, तो बाद में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा होने लग गई। सेबी को लगा रेगुलेशन लगाओ, इन पे थोड़ा टाइट करो इनको, साला बहुत मिसयूज कर रहे हैं। हर्षद मेहता जैसे स्कैम हो रहे हैं, भर भर के स्कैम हो रहे हैं भैया, क्या करने का, इसको टाइट करो, टाइट करो। तो इन्होंने बोला ये जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, जो भी स्टॉक एक्सचेंज है ना, इनका कॉर्पोरेटाइजेशन करो, कॉर्पोरेटाइजेशन करो, कॉर्पोरेटाइजेशन करो। तो यहां जो स्टॉक एक्सचेंज थे एनएससी और बीएससी, इनका इनसे समझा रहा हूं आपको ताकि समझ में जल्दी आएगा। इनको एनएससी लिमिटेड और बीएससी लिमिटेड कर दिया गया, मतलब एओपी से आपको कॉर्पोरेट में बना दिया गया। अरे हम कहां जाएंगे सर, हम मेंबर है, मेंबर, हम कहां जाएंगे, हमने पैसा लगाया है एओपी बीआई में। अरे काहे परेशान होता रे, तूने पैसा लगाया है, कितना पैसा लगाया है सर? 20% पैसा, कोई बात नहीं, इस कंपनी का 20% शेयर तेरे को दे देंगे। तो अब यहां पर हुआ क्या कि जितना जो भी एओपी बीआई के मेंबर्स थे, जब कॉर्पोरेटाइजेशन किया गया तो उन मेंबर्स को शेयर दे दिए गए, शेयर, ठीक है। तो अब एनएससी बीआई, अब भरत रुणीवाल के पास में क्या आ गए, शेयर्स आ गए। अरे शेयर से क्या करूंगा सर, हम जब एओपी बीआई का मेंबर था तो हमारे पास ट्रेडिंग राइट था सर, हम ट्रेडिंग करवा सकता था, लाइसेंस था। अब मैं ट्रेडिंग नहीं करवा सकता। अरे काहे परेशान हो रहा है रे, तेरे को शेयर्स के साथ हम ट्रेडिंग राइट्स भी दे रहे हैं, ट्रेडिंग राइट्स भी दे रहे हैं। ट्रेडिंग राइट्स पता है क्या होता है, कौन बताएगा मुझे? ट्रेडिंग राइट्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? ट्रेडिंग राइट्स क्या होता है? शेर खान, मोतीलाल ओसवाल और आनंद राठी, दीज आर मेंबर्स थे एओपी बीआई के। जब एनएससी बीएससी कन्वर्ट हुआ तो इनको शेयर्स मिले, एनएससी बीएससी, आज इनके पास एनएससी बीएससी के शेयर है, प्लस ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट है। आज अगर तुम्हें कोई भी ट्रेडिंग करनी है तो इनका लाइसेंस के रूट आउट आप ट्रेडिंग कर सकते हो। ये चीज ध्यान रखना, आप जिस भी ब्रोकर के पास ट्रेडिंग करते हो, उस ब्रोकर ने उससे, आनंद राठी से, शेर खान से और मोतीलाल ओसवाल से, इनसे लाइसेंस ले रखा है और फिर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनके पास राइट है, यही ट्रेडिंग कर सकते हैं, इनके अलावा और कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकता। तो ये जो ब्रोकर होते हैं ना, मेन ब्रोकर कौन है? मेन ब्रोकर है मोतीलाल ओसवाल, शेर खान और ये जो भी है, और इनके सब ब्रोकर है बाकी सारे, ठीक है ना, समझ आ रहा है? वो सब ब्रोकर है। तो इनको ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट भी दिया भैया कि अगर कोई भी आदमी ट्रेडिंग करेगा तो तुम्हारे रूट आउट ट्रेडिंग करेगा, तो उनको जो लाइसेंस दिया, वो लाइसेंस, उसे ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट बोला जाता है। समझ आ रहा है तुम्हें? समझ आ रहा है?
तो यहां पर इनको भरत रुनीवाल के पास 20% की मेंबरशिप थी, तो यहां भरत रुनीवाल के पास 20% शेयर्स आ गए, प्लस ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट्स भी मिल गया। अब ये बोलते हैं सर अगर भरत रुनीवाल इस ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट को किसी को बेचता है, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? यहां पर इन्होंने लिख दिया कि इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल माना जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। कोई नहीं करता राइट भैया, लाइसेंस का राइट अगर मैं बेच दूंगा तो मेरा फिर राइट ही खत्म हो गया ना। कोई नहीं बेचता, सब अपना वो देते हैं, ब्रोकरशिप देते हैं, लाइसेंस का यूज करने का राइट देते हैं, बस अपना राइट नहीं बेचते हैं, यूज करने का पैसा लेते हैं। बहुत मोटा भाई साहब, बड़े बड़े प्लेयर हैं, मोटे प्लेयर हैं ये। हाँ, तो समझ आया? कंसेप्ट के साथ पढ़ो। मैं एक भी शब्द को रटाने पे फोकस नहीं करता हूं, हर चीज को क्लियरिटी से पढ़ो, मजा आएगा, और मजा आएगा तो दिमाग में रिटेन रहेगा। एक सीक्वेंस में पढ़ो बस। इसके बाद नोट सीरीज बनवाऊंगा, तब तो तुम्हारा ये समझो ऑन टिप्स आ जाएगी सारी चीजें। नोट सीरीज जो है ना, मैं बोलता हूं कि द गेम चेंजर पॉइंट है एक्चुअली। यहां पे मैं टाइम देता हूं फंडामेंटल मजबूत करने पे, वहां चीजों को और अपन व्यवस्थित कर देते हैं। दैट्स इट। समझ आ रहा है? सो दिस इज द कंसेप्ट, ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। तो आप अगर कॉर्पोरेटाइजेशन करते हो तो उसके कारण भरत रुनीवाल जो पहले मेंबर था एओपीबीवाई का, अब वो क्या हो गया? शेयर होल्डर हो गया। शेयर होल्डर में उसे शेयर मिले, प्लस साथ में ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट भी मिला। तो अगर भरत रुनीवाल अपने ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट को सेल करता है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? उसकी कॉस्ट मानी जाएगी निल। ये लिखा हुआ है सेक्शन 55 में। आई होप दिस इज क्लियर। तो सेक्शन 55 में इन्होंने लिख दिया कि अगर आपकी सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, बोनस शेयर्स है, और राइट रिनाउंसमेंट है, और ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग राइट्स है बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, तो यहां पर उनकी कॉस्ट निल मानी जाएगी। चलो अब मैं आपको एक बार सेल्फ जनरेटेड एसेट्स बता देता हूं कौन कौन सी है, बाकी ओवरव्यू मैंने आपको पूरा ही दे दिया है। कब से आए हैं तेरे दुल्हे राजा, अब देर ना कर चली जाओ। क्या हो गया यार? ये एक तो इसमें प्रॉब्लम है यार। 2 मिनट रुकना भाई, क्या प्रॉब्लम है इसमें? समझ आ रहा है? समझ तो आ रहा है ना जो बता रहा हूं वो? यार ये हट क्यों नहीं रहा है यार? ना 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 ना, हम इसे देखो ट्रांसफर में क्यों लेते हैं? मान लो भरत रुनीवाल नहीं करना चाहता, आज मान लो मोतीलाल ओसवाल अपना ब्रोकरशिप का लाइसेंस है उसके पास, वो बोलता है यार मगजमारी में कौन जाए यार, मेरे को नहीं। रिलायंस वाला मुकेश भाई बोलता है मेरे को दे दे ये लाइसेंस, तो मोतीलाल ओसवाल अपना लाइसेंस बेच देता है। जिस दिन मोतीलाल ओसवाल ने अपना लाइसेंस बेच दिया उसके बाद उसके पास कोई राइट नहीं है ट्रेडिंग का, ये चीज ध्यान रखना, उसके पास कोई राइट नहीं है। अब रिलायंस ब्रोकर बन गया, मेन ब्रोकर कौन बन गया? रिलायंस।
ये सही समझना। अगर वो ट्रांसफर करता है तो अब एक्ट में तो लिखना पड़ेगा ना भाई। अगर मान लो कोई बहुत सारे मेंबर्स थे, कुछ सारे मेंबर्स ने अपना ट्रेडिंग क्लियरिंग राइट बेच दिया, बोले यार अब बुढ़ापा हो गया, अब कौन करेगा, ले यार तू पकड़, ठीक है, बेच दिया तो भैया उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया। जिन्होंने नहीं बेचा वो लाइसेंस की इनकम कमा रहे, सिंपल है। वो उनकी पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होती है, वो इनकम उनकी जो भी लाइसेंस फीस मिलती है, जो भी उनको मिलता है, वो उनकी पीजीबीपी एड में टैक्सेबल होती है। बट जिन्होंने बेच दिया वो कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल, समझ आया जूही? चलो जी, तो ये देखो, अब आ जाओ, मैंने पहला पॉइंट सेक्शन 55 में आपको क्या बताया था, ये रहे, ये आपका डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यार एक तो यार इसमें क्या पता क्या गड़बड़ हो रही है यार साला। क्या हो ही रहा है ये? एक मिनट रुको यार। चलो अपन तो सिंपल काम कर लेते हैं फटाफट से, हट जाए तो बढ़िया, नहीं हटे तो भी बढ़िया। चलो आ जाओ। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, इफ असेट्स नॉट परचेज द डीम्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एज पर सेक्शन 55। अभी ये मैंने अभी समझाया नहीं, अभी बताऊंगा, ठीक है। एज पर सेक्शन 55 सेल्फ जनरेटेड असेट्स, बोनस शेयर्स, राइट अनाउंसमेंट और ट्रेडिंग और क्लियरिंग राइट इन केस ऑफ डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज, तो कॉस्ट विल बी निल। इसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी। ये रहा। अब एक एक को इन्होंने यहां पर बताया है, बट अपन को तो समझने से मतलब है। अब एक एक पॉइंट को अपन समझ लेते हैं। ये बोलता है सेल्फ जनरेटेड असेट्स, गुडविल ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अगर आपका गुडविल बिजनेस है या प्रोफेशन है तो उसका जो भी गुडविल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? सेल्फ जनरेटेड असेट्स। जब भी आप इसे बेचोगे इसकी कॉस्ट निल मानी जाएगी। ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम एसोसिएटेड विद बिजनेस और प्रोफेशन, ये कहता है कि आपका जो ट्रेडमार्क और ब्रांड नेम है, मान लो जैसे अपन टाटा का लोगो होता है ना, ये ब्रांड नेम और ट्रेडमार्क समथिंग कुछ, तो अगर आप इसको सेल करते हो तो ये भी आपका कॉस्ट इसकी कितनी मानी जाएगी? ये तो खुद की ब्रांड बनाई हुई है, कोई खरीदा थोड़ी है टाटा ने अपना, है ना, अपनी ब्रांड। ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क होते हैं ना, अगर अपन देखते हैं ऊपर लिखा हुआ होता है ट्रेडमार्क, राइट। तो इस ट्रेडमार्क का अगर मान लो वो यूज करते हैं, राइट, ये अगर वो किसी ट्रेडमार्क को बेच देते हैं तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या मानी जाएगी? निल मानी जाएगी, ठीक है। टेनेंसी राइट, टेनेंसी राइट मैंने आपको बताया ही था। टेनेंसी राइट क्या होता है? आप लंबे समय से कोई कहीं पर रहते हो तो आपका एक मालिकाना हक क्रिएट हो जाता है, उसे टेनेंसी राइट बोला जाता है। तो ये टेनेंसी राइट भी क्या है? एक प्रकार से सेल्फ जनरेटेड एसेट्स ही है। स्टेज कैरिज परमिट, स्टेज कैरिज परमिट क्या होता है कि गवर्नमेंट आपको ना रूट लाइसेंस देती है। आपका मान लो लंबे टाइम से आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस के कारण आपको रूट परमिट देती है। अगर आप देखोगे ना, कभी गाड़ियों पे लिखा होता है राजस्थान रूट परमिट, ऑल इंडिया रूट परमिट, है ना, वो उनको स्टेट या ऑल इंडिया परमिट दिया जाता है। सो अगर वो उनको परमिट मिलता है, दैट इज देयर सेल्फ जनरेटेड असेट्स, बिकॉज ऑफ कुछ कारण से अगर गवर्नमेंट ने उनको दिया है तो, ठीक है। लूम आर्स, मशीन आर्स बोल सकते हो, मशीन आर्स। आपको कुछ मशीन आर्स अप्रूव होते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री में इतने आर्स आप काम कर सकते हो, राइट। तो बिकॉज ऑफ योर वर्क आपने क्या करा है, बिकॉज आप जब रेगुलर कर रहे हो तो उस मशीन आर्स आपको मिलते हैं, मतलब दीज आर द सेल्फ जनरेटेड असेट्स। आप लंबे टाइम से काम कर रहे हो और गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स लेके आई, बोले यार चलो हम आपको इतने मशीन आर्स का अप्रूवल देते हैं, तो इतने मशीन आर्स हैं वो आपके पास क्या हो गए? वो आपके सेल्फ जनरेटेड एसेट्स हो गई। अब आप बोलते हो सर 16 घंटे मैं यूज करता हूँ, 8 घंटे मैं किसी को सेल कर देता हूँ। अगर आप अपने मशीन आर्स अगर बेचते हो, फैक्ट्री को इतने घंटे यूज करने का आप बेच देते हो, तो दैट इज ऑल्सो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स। राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस, प्रोसेस एनी आर्टिकल और थिंग। भाई मेरे को मोबाइल बनाने को, मेरे को रेसिपी बनाना बहुत बढ़िया आता है, समझो इस तरह से ना। मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस एनी आर्टिकल एनीथिंग, पेटेंट और कॉपीराइट। अपन बोलते हैं ना पेटेंट और कॉपीराइट, कि भाई मेरा पेटेंट है, मेरा कॉपीराइट है, मेरे को ये बनाना बढ़िया आता है। अगर वो बनाना है, उसका मैंने पेटेंट करा रखा है, तो वो मैं ही बना सकता हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं बना सकता। अगर मैं वो पेटेंट और कॉपीराइट किसी को बेचता हूँ तो क्या होगा?
दैट इज सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, इसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, निल मानी जाएगी। और राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मेरे को आज मान लो कोई बिजनेस और प्रोफेशन का राइट है कि मैं उसे चला सकता हूं, मैं उसे कर सकता हूं, अगर वो राइट मैं किसी और को दे देता हूं तो वो भी मेरे लिए क्या हो जाएगी, दिस इज द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, बिकॉज मैंने खरीदा नहीं है, मैंने खुद ने जनरेट किया है। सो यहां पर इफ दीज आर द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स तो उसकी जो कॉस्ट होगी दैट विल बी द निल, दैट विल बी द निल, राइट। तो यहां पर क्या हो गया, गुडविल हो गया आपका, टेनेंसी राइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट कॉपीराइट हो गया, राइट टू कैरी एनी बिजनेस और प्रोफेशन हो गया, स्टेज कैरेज परमिट और नो मार्क्स हो गया। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। सो दीज आर द सेल्फ जनरेटेड एसेट्स जहां पर इन्होंने इसकी कॉस्ट निल बोली है। ठीक है ना। और अभी इन्होंने, मैं आपको बताऊंगा, अभी इन्होंने यहां पर लिख दिया है और एनी अदर एसेट्स जो सेल्फ क्रिएट हुई हो वो भी यहां पर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के अंदर आ जाएगी। ठीक है, जब मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा ना वहां सब लिखवा दूंगा पूरा। चलो जी, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखना, यार एक तो ये रिमूव नहीं हो रहा है बिल्कुल ही यार, क्या पता क्या है इसमें। बस आज यही लेते हैं, है ना, ये बोनस शेयर भी करा दूंगा अभी, ये तो फटाफट हो जाएंगे, खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल करेंगे अपन सेकंड पार्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, और वहां पर ये गिफ्ट वाला भी आ जाएगा। अरे क्या है यार ये, चलो कोई बात नहीं, ये रिमूव नहीं हो रहा है यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसमें। अब ये समझो, पहला पॉइंट, इफ सेल्फ जनरेटेड एसेट्स परचेज, अगर आपने सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है, मान लो मैंने तो गुडविल बनाई लेकिन मैंने ये गुडविल किसी को बेच दी, तो सामने वाले के लिए तो परचेज होगी ना, सामने के वाले के लिए तो परचेज हो गई ना। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर सेल्फ जनरेटेड एसेट्स आपने परचेज की है तो वहां एफएमवी ऑन 1/4/2001 वाला कोई कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, ऑलवेज उसका परचेज प्राइस लिया जाएगा। ठीक है, मान लो भरत रुनीवाल की गुडविल थी, जैसे श्रीनिवासा की गुडविल थी, श्रीनिवासा, अभी अपन ने वो एग्जांपल लिया ना श्रीनिवासा वाला, श्रीनिवासा ने 2.5 लाख रुपए में गुडविल भरत रुनीवाल को बेची। भरत रुनीवाल ने कितने में खरीदी, 1981 के अंदर भरत रुनीवाल ने 2.5 लाख रुपए में खरीदी। अब मुझे बताओ, आज 2022 में अगर भरत रुनीवाल इस गुडविल को बेचता है, मान लो 25 करोड़ के अंदर बेचता है, आज इस गुडविल को 25 करोड़ में बेचता है, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। आप बोलोगे सर अगर कोई गुडविल 1/4/2001, अगर कोई भी एसेट्स 1/4/2001 के पहले खरीदी, और सॉरी 1/4/2001 के बाद में खरीदी हो तो जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है वो ले ले, जो भी उसकी परचेज प्राइस है वो कॉस्ट ले लेंगे। लेकिन अगर 1/4/2001 के पहले खरीदी हो तो कॉस्ट और एफएमवी विचएवर इज हायर वो लिया जाएगा। गुडविल का कभी एफएमवी आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान रखना। तो इसीलिए इन्होंने बोला है कि सेल्फ जनरेटेड एसेट्स के केस में एफएमवी ऑन 1/4/2001 का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, बस ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, वो कंसेप्ट कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अब ये जो 2.5 लाख रुपए है, आप 2.5 लाख रुपए को इंडेक्सेशन कर लो और जो आएगा वो कैपिटल गेन आपको देना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, समझ आ रहा है। अच्छा, मैंने तुम्हें गुडविल के बारे में बताया था क्या पीजीबीपी के अंदर, मुझे एक बार बताओगे? गुडविल के बारे में बताया था क्या? गुडविल अब ब्लॉक का पार्ट नहीं होती है, ये मैंने बताया था क्या तुम्हें? ये एक बार मुझे बताओ, अगर नहीं बताया तो मुझे अभी तुम्हें यहां पे एक्सप्लेन करके फिर इसे आगे लेना पड़ेगा। तो आज फिर अपन इतना ही करेंगे, बोनस शेयर कल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुडविल के बारे में बताया था क्या मैंने? बोलो भाई, बोलते ना ही हो तुम। बताया था पक्का कि अगर 1/4/2000 मतलब ये देखो
अप टू 19-20 तक ही गुडविल ब्लॉक का पार्ट हुआ करता था, ठीक है ना। 1/4/2020 से इसे हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया, ठीक है ना। मतलब 1/4/2020 के बाद कभी भी गुडविल ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी, रिमूव कर दिया गया। गुडविल ऑफ बिजनेस प्रोफेशन कभी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। पहले गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होकर ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी, लेकिन अब उसे रिमूव कर दिया है 1/4/2020 से, राइट। तो अब मुझे बताओ, नोट्स में भी लिखवाया था क्या मैंने? ओके। तो अब मुझे बताओ कि 1/4/2020 से गुडविल ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। गुडविल विल नॉट बी पार्ट ऑफ ब्लॉक। तो अपन इसे ब्लॉक में से कैसे रिमूव करते हैं? ब्लॉक में से रिमूव कैसे करते हैं, मुझे कुछ बताओगे क्या? अगर अपन ने पीजीबीपी में डिस्कशन किया है तो बताओ। आज मेरे पास इंटेंजिबल्स का ब्लॉक है, इंटेंजिबल्स एट द रेट ऑफ 25%, 100 lakhs, ये टोटल इंटेंजिबल्स की ओपनिंग WDV है, ठीक है ना। 1/4/2020 इसमें एक गुडविल भी इंक्लूड है जो मैंने 20 लाख रुपए में खरीदी थी 1/4/2018 के अंदर। बताओ 1/4/2018 के अंदर गुडविल नॉट कंसीडर्ड एज ए इंटेंजिबल एसेट्स। हाँ, ये मैंने बताया था, बट ब्लॉक में इसे हटा दिया जाएगा, ये मैंने बताया था कि एक बार मुझे बताना। आज मेरा क्वेश्चन अभी यही है कि 1/4/2020 के बाद में ब्लॉक में गुडविल कभी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। 1/4/2020 में 20 के बाद गुडविल कभी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी। उसके पहले ब्लॉक का पार्ट थी, लेकिन 1/4/2020 में अमेंडमेंट आया और बोल दिया गया गुडविल ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द ब्लॉक। तो उसे रिमूव तो करना पड़ेगा ना, ब्लॉक से हटाना तो पड़ेगा ना। तो कैसे हटाओगे बताओ मुझे। 1/4/2018 में आपने कोई गुडविल खरीदी थी 20 लाख रुपए की, वो आपके यहां ब्लॉक में आ रही है, तो उसे रिमूव करो ना। मान लो ड्यूरिंग द ईयर कोई परचेज नहीं है, चलो कोई नहीं है, बट जो गुडविल रिमूव करनी है क्योंकि वो ब्लॉक का पार्ट नहीं होगी, तो उसे कैसे रिमूव करोगे मुझे बताओ। बताओ भैया बताओ। वो गुडविल WDV डिडक्ट कर लेंगे। वेरी गुड, यही मैंने बताया था, राइट, यही बताया था ना। तो 1/4/2018 में मैंने 20 लाख में खरीदी थी, तो आज 31/3/2020 को उसका WDV कैलकुलेट कर लो। 31/3/2020 को उसका WDV कैलकुलेट कर लो। वो WDV यहां पर लेस कर दिया जाएगा। बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। सेल कंसीडर कर ले, सेल तो किया ही नहीं है, सेल नहीं किया है, WDV लेस कर देंगे, WDV लेस कर देंगे उसका। तो WDV कितना आ रहा है, और WDV आप कैलकुलेट करो अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक। अज्यूमिंग दैट दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, आप WDV कैलकुलेट कर लो। अब मान लो 20, अब 18/19 का डेप्रिसिएशन लगा होगा 25% के हिसाब से 5 लाख रुपए, फिर हो गया 15, फिर 19-20 का डेप्रिसिएशन लगा होगा 15 का 25% 3.75, तो माइनस इक्वल टू, तो 11.25 ये आपकी WDV हो गई एज ऑन 31/3/2020, ठीक है, 31/3/2020। तो यहां पर 11.75 रिमूव कर दिया जाएगा ब्लॉक में से, राइट। अब अगर आप इस गुडविल को फ्यूचर में बेचते हो, अगर इस गुडविल को फ्यूचर में बेचते हो, सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? ये जो WDV है ना, वो ही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ये जो WDV है ना, यही उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लिया जाएगा। समझ आ रहा है क्या भाई? बस वो नोट यही बोल रहा था, वो जो नोट था ना, वो ये नोट यही बोल रहा है बस। इन केस ऑफ गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन in respect of where depreciation has been obtained by SSE up to 1920, मतलब 31/3/2020 तक का जो WDV होगा वो ही उसका कॉस्ट मान लिया जाएगा। The cost of acquisition of such goodwill would be the amount of the purchase price as reduced by the total amount of depreciation obtained, मतलब वही जो भी मैंने बताया ना, 31/3/2020 तक का जो WDV है that will be the cost of acquisition, वही उसका cost of acquisition मान लिया जाएगा।
एक बार एक क्वेश्चन देता हूं, चलो तुम्हें एग्जाम्पल। इंटेंजिबल्स का ब्लॉक है, इंटेंजिबल्स का ब्लॉक है, ओपनिंग WDV वो है 50 lakhs प्लस परचेज ऑफ इंटेंजिबल असेट्स ऑन 1/11/2023, ठीक है। 10 लाख रुपए की आपने कोई परचेज करी होगी, लेस गुडविल, ठीक है ना, जो आपने परचेज करी थी आपने, परचेज ऑन 1/11/2017 में एट रेट ऑफ ₹30 lakhs। चलो जी, अब मुझे बताओ, एक तो मुझे ये बताओ इस ब्लॉक का WDV कितना होगा और ये गुडविल का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा अगर आप इसे फ्यूचर में बेचते हो तो। बताओ जी, सिर्फ गुडविल में ही है, ओनली इन गुडविल, ओनली इन गुडविल, और किसी में नहीं है, ओनली इन गुडविल। चलो आप कैलकुलेट करो, मैं आया 1 मिनट में। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? कॉस्ट नील काई को होगी, परचेज है ना यार। अरे परचेज की है, सेल्फ जनरेटेड है क्या? सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद ने जनरेट की हो तब तो उसकी कॉस्ट नील होती है, लेकिन मैंने तो परचेज करी ना भाई, तो मेरे लिए तो परचेज प्राइस कंसीडर होती है ना भाई। क्या कर रहे हो? बताओ क्या हुआ, आंसर कहां गया? बोलो भाई, अरे बोलो यार। क्या भूल भुला गए सब? ये PGBP का मर्जर कर दिया मैंने यहां पे। हाँ, मतलब कैपिटल गेन में PGBP का मर्जर। आरवा बोल रहे हैं, क्या आरवा क्या है ये? मैंने 2 क्वेश्चन पूछे, WDV ऑफ ब्लॉक, पहला क्वेश्चन WDV ऑफ ब्लॉक और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गुडविल। 2 क्वेश्चन, दोनों के आंसर बताओ मुझे। ये क्या है? AOC क्या होता है? COA, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, एक्विजिशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना। AOC गलत लिख दिया आपने, COA लिख रहे होंगे आप, है ना। हाँ, तो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बताइए गुडविल की, और आयुषी ने बोला है सर इसकी WDV आएगी, ये पता नहीं मुझे, भी देखते हैं 39.87 और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आरवा बता रही है 14.76। मुझे नहीं पता भैया, तुम बताओ वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, आई एम नॉट श्योर। बोलो, तुम्हें समझ आ रहा है? बाउंसर जा रहा है, मेरे को वापस बोलो, मैं समझ नहीं आया तो मैं वापस समझाऊंगा भाई साहब। बाउंसर जा रहा है तो मुझे बोल दो, मुझे लगता है 1 मिनट रुकना। हाँ हाँ, बोलो भाई, क्या कर रहे हो तुम यार? यहां तो या कहावत, वो गाना याद आएगा मेरे को हमेशा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए, जाते जाते ये तो बता जा हम जिएंगे किसके लिए। है भाई? बताओ मैंने क्या बताया, वापस सुनो मेरी बात को। देखो मैंने क्या बताया कि अगर मान लो सेल्फ जनरेटेड एसेट्स है तो उसकी कॉस्ट नहीं लोगी, लेकिन अगर आपने परचेज किया तब तो परचेज प्राइस लोगे ना भाई, तब तो उसकी परचेज प्राइस लोगे। आज मैंने वो अगरबत्ती का धंधा खरीदा श्रीनिवासा से, और अगर मैं उस धंधे को बेचता हूं तो भैया मैंने तो 2.5 लाख रुपए गुडविल के पे किए थे ना, गुडविल के पे किए थे ना 2.5 लाख रुपए, तो मेरे लिए तो 2.5 लाख रुपए लागत है ना। अगर मैं इस गुडविल को बेचता हूं तो व्हाट विल बी माय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? 2.5 लाख रुपया, राइट। तो ऐसे ही अगर पहले गुडविल आपकी ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी, तो जब असेट्स ब्लॉक का पार्ट हुआ करती थी तो ब्लॉक में कैपिटल गेन का कंपटीशन हुआ करता था। सेक्शन 50 याद करो यार, सेक्शन 50 PGBP में बताया था मैंने।
सेक्शन 50 पीजीबीपी में बताया था कि अगर मान लो कोई डेप्रिशिएबल एसेट्स आप बेचते हो तो ब्लॉक में कैपिटल गेन का कंपटीशन होता है। कब होता है? दो सिचुएशन। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन होती है अगर ब्लॉक डब्ल्यूडीवी 0 से ज्यादा हो और एटलीस्ट वन एसेट शुड बी देयर। अगर कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो मामला सेक्शन 50 कैपिटल गेन में पहुंच जाएगा, वहां पर कैपिटल गेन का कंपटीशन होता है। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया कि अगर ब्लॉक इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल को कंसीडर्ड नहीं माना जाएगा, हटाओ गुडविल को इन ब्लॉक में से, हटाओ हटाओ हटाओ, इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ब्लॉक। तो जब ब्लॉक का पार्ट नहीं है तो उसे रिमूव तो करना पड़ेगा। कैसे रिमूव करोगे वो मैंने वहां पीजीबीपी में बताया था। अब अगर आप इस एसेट्स को रिमूव कर देते हो और फ्यूचर में आप इस एसेट्स को बेचते हो तो इसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या माना जाएगा? सो वो मेरा यहां पर क्वेश्चन है, मैं बताता हूं वापस से। एक बार मुझे बताओ आप अटक कहां रहे हो यहां पर, मुझे एक बार बताओ प्लीज, अटक कहां रहे हो? मैं आपका एरिया, आपका पेन एरिया समझना चाहता हूं, उस पेन एरिया के अकॉर्डिंग समझाना चाहता हूं, नॉट एज पर द प्रोविजन। मुझे मतलब नहीं है क्या है, मुझे आपका पेन एरिया से मतलब है कि आपका पेन एरिया क्या है, अकॉर्डिंगली समझाऊंगा। बोलो भाई। चलो देखो, जब भी वापस पीजीबीपी का एक छोटा सा ब्रीफ कर रहा हूं आपको मैं। ये मामला है अपना, ठीक है। हमारा इंटेंजिबल्स का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है हमारा 50 लाख, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया, मैं क्या 23-24, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज किया है 10 लाख रुपए। ये ध्यान रखना, 1/11 को परचेज किया है, हाफ रेट से डेप्रिसिएशन लगेगा, यहां लिख दो हाफ रेट ताकि तुम्हें याद रहे। 60 लाख रुपए। अब हाँ डब्ल्यूडीवी, ठीक है। ये जो असेट्स है गुडविल, ये तो ब्लॉक में होगी ही नहीं ना, क्योंकि 1/4/2020 के बाद रिमूव कर दिया गया, तो ये ब्लॉक में है ही नहीं। तो वापस लेस करने की क्या जरूरत है हमको? कोई जरूरत नहीं है हमें लेस करने की। क्या करते हो, क्या जरूरत है हमें? 1/4/2020 के बाद जब इसे ऑलरेडी रिमूव कर दिया, तो ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कब की है? 1/4/2023 की। तो इसमें ऑलरेडी रिमूव है, तो वापस लेस करने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, तो लेस नहीं करना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब आप जब इस एसेट्स को बेचते हो फ्यूचर में, आप इस एसेट्स को अगर फ्यूचर में बेचते हो, राइट, या आप यहां कंफ्यूज हो गए होंगे, मुझे आधे से ज्यादा पे उम्मीद है कि सब कंफ्यूज हो गए होंगे। यस, जब वो रिमूव हो गई तो हमें क्या मतलब, हमें कुछ नहीं करना है। दिस इज और डब्ल्यूडीवी, बस इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा, कोई मगजमारी नहीं है, ठीक है। अब मुझे आपको यहां बताना है कि ये वाला इसका, अब इस गुडविल को जो आपने 2019-20 में से 20-21 से रिमूव कर दिया, अब अगर आप इसे बेचते हो तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? तो यहां मैंने आपको क्या बताया था कि आप गुडविल को अज्यूम दिस इज द ओनली एसेट्स इन द ब्लॉक, और उस पर आप क्या करो, डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करो कब तक का? 31/3/2020 तक का। तो 2030 में आपने खरीदा था 30 लाख रुपए में, सॉरी 17-18 में, तो 17-18 का डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे इस पे? 25% लगाओगे? नहीं सर, आधा, क्योंकि देखो 1 नवंबर को आपने खरीदा था, तो 30 लाख का 12.5% 3.75 आप लेस करोगे, तो ये 17-18 का डेप्रिसिएशन लेस हो गया। फिर आप क्या डेप्रिसिएशन 18-19 का लेस करोगे, फिर आप डेप्रिसिएशन 19-20 का लेस करोगे, फिर जो डब्ल्यूडीवी आएगी दैट विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया होगा, आई होप समझ आ गया होगा, बोलो राइट। सो दिस विल बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, बस इस पॉइंट में यही बताया हुआ है, ठीक है ना, इस पॉइंट में यही बताया हुआ है, ठीक है। बस चलो, बोनस शेयर कल करेंगे, कोई खास बात नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी इसे कल और डिटेल में देखेंगे, ठीक है। चलो 31/3 तक क्यों लिया? 31/3/2020 के बाद में, 31/3/2020 के बाद में गुडविल को ब्लॉक से रिमूव कर दिया गया। गुडविल विल नॉट बी पार्ट ऑफ द ब्लॉक, तो इसीलिए 31/3/2020 तक का जो डब्ल्यूडीवी होगा वो ही उसका कॉस्ट मान लिया जाएगा। दैट्स इट, सिंपल।
ओके 14.76 आ रहा है, गुड। एक क्वेश्चन कराऊं, बोलो, इच्छा हो तो बताओ मुझे। वैसे करा दिया क्वेश्चन मैंने, लेकिन और अगर करना हो इसी का तो बताओ मुझे। मेरे हिसाब से रेस्ट कर, 11:30 तुम्हारा नेक्स्ट सेशन है ना, तो 15-20 मिनट नाश्ता वाश्ता लगेगा तुम्हें। देखो भाई, मैं तो करा दूंगा, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारी कंसेंट चाहिए मुझे बस। अब देखो, आज का एक सेशन हो गया है, अब आपका जो अगला सेशन है ना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, मजा आएगा उसमें, ठीक है। और गिफ्ट में भाई साहब एक सेशन पूरा ही जाएगा, गिफ्ट में तो पूरा ही एक सेशन जाएगा। गिफ्ट तो इंटरेस्टिंग है, पूरा एक सेशन जाने वाला है गिफ्ट में। मतलब अभी भी मान के चलो यार, 3-4 सेशन, 4-5 सेशन तो जाएंगे ही जाएंगे। मतलब ये 7 सेशन और एक्सपेक्ट करो कि जाने हैं अपने, बस फिर कैपिटल गेन खत्म। फिर कब कैपिटल गेन खत्म? बस कैपिटल गेन इज द सबसे बड़ा चैप्टर आफ्टर पीजीबीपी। बस ये 2 ही चैप्टर है जो सबसे बड़े हैं, बाकी तो सारे छोटे छोटे से हैं। फिर हाउस क्या आ रहे, क्लबिंग, सेट ऑफ, ये सारे बहुत छोटे मोटे हैं।